पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने आपकी फिल्में फ्लॉप की, क्योंकि अगर आप फिल्मों में चले जाते तो हमें इतना अच्छा एम्बेसडर नहीं मिलता। मोहम्मद यूनिस के आने के बाद जो कुछ हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुआ, क्या भारत जैसा इतना ताकतवर देश सिर्फ हाथ पे हाथ रख के देख सकता है? बांग्लादेश इस समय आग से खेल रहा है। एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे कि चाइना ने कुछ टेरिटरी हमारी हड़प ली। चीनी उसको कहता है सोनो भाई चूहे, तुम चूहे मैं शेर, स्वीकार करो, जो मैं करूंगा वो सही है, एक्सेप्ट। अपने हाथ में ये सारी पहनता हूँ जेमस्टोन्स वगैरह, मेरी छाती पर भी ढेर सारी चीजें, तो खोल के दिखाऊंगा नहीं। अगर आप दिखाएंगे तो आपकी फीमेल फैंस खुश हो जाएंगे। एक तरफ इंडिया एससीओ का भी पार्ट है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो इसका मेन लीडर चाइना है। हम ब्रिक्स में भी चाइना के साथ हैं, और दूसरी तरफ हम क्वाड में भी हैं, जो चाइनीज डोमिनेंस से निपटने के लिए बनाया गया है। चीनियों का भरोसा नहीं कर सकते, दुनिया के सबसे बेईमान लोग हैं। यू कैन नॉट ट्रस्ट अ चाइना मैन एट ऑल एट ऑल एट ऑल। तो क्या पाकिस्तानी कभी तालिबानियों को समझ नहीं पाए? और दूसरा, भारत ने क्या मैच्योरिटी दिखाई जहां पूरी दुनिया तालिबान से दूरी बनाई थी? हमें पता था कि इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। जब पाकिस्तानी फौज के लोग गए, कहने लगे ये करो वो करो, उसने कहा व्हाई शुड वी अफगान्स who have never lost a war take orders from a Pakistani who has never won a war? तो चाइना की पॉलिसी है कि मैं तुम्हें उधार दूंगा, फिर तुम उधार दे नहीं पाओगे, फिर मैं तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट मैं डिक्टेट। थैंक यू वेरी मच। हम चाणक्य की संतान है, हम तो सिखा देंगे इन गोरों को कि डिप्लोमेसी होती क्या चीज है। अभी हम देख रहे हैं जो मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में है, उनके जो सलाहकार हैं महफूज आलम, उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा दे दिया जिसमें भारत से वेस्ट बंगाल और आसाम भी थे। इसकी हुकूमत इसके मेरे ख्याल घर में भी नहीं चलती। इसके मेरा जो कुक है वो भी इसकी बात इसे पूछ के सब्जी नहीं बनाता, अपने मर्जी से बनाता, खाना है तो खा, नहीं तो भाग। 52 सोमवार 1966 में सर मैं भूखा सोया हूँ सर। भूख क्या होती है मुझसे पूछिए, माफ करिएगा मैं भावुक हो जाता हूँ। कल को भारत भी अगर चीन की तरह ताकतवर होता है, या अमेरिका को लगेगा कि मेरी बराबरी पर आ रहा है, तो हमारे साथ भी वैसी डील करेगा जैसा चीन के साथ? नहीं, क्योंकि चीन बराबरी से ज्यादा उस नंबर 1 बनना चाहता है। उन्होंने कहते हैं कि नेहरू साहब को ये ऑफर किया था उस वक्त, हिंदुस्तान में शामिल भी होना चाहते हैं, लेकिन नेहरू साहब ने मना कर दिया। क्या ये फैक्चुअली ठीक है बात? और आज मुझे बलोच कहते हैं काश जो मेरे मित्र हैं अगर हम भारत का हिस्सा होते। क्या इस सारे माहौल में दुनिया, खासतौर पर जो जिसे हम कहते हैं ग्लोबल साउथ है, क्या वो भारत की तरफ देख रहा है? 100%। अगर आदमी खाने पीने की आदतें सुधारे तब भी सेहत में फर्क दिखने में 6 महीने लग जाते हैं, तो देश में फर्क दिखने में तो 10-15 साल लगेगा। सर इजाजत दीजिए, किस बात की इजाजत दीजिए, किस बात की? सर कराची नहीं देखा, देख के आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं, इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं। इनकी पर्सनैलिटी एक फिल्मी हीरो जैसी है, इनका ज्ञान योगियों जैसा है, इनकी मस्ती जो है वो फकीरों जैसी है, और जब ये जुमलेबाजी करते हैं तो बड़े से बड़े कॉमेडियन को पीछे छोड़ देते हैं। एक वक्त सर हमारे दूरदर्शन पर न्यूज एंकर हुआ करते थे, फिर ये विदेश सेवा में गए और दुनिया के कई देशों में भारत की नुमाइंदगी की। फिलहाल ये अफ्रीकी देशों और लद्दाख टेरिटरी को लेकर प्रधानमंत्री के स्पेशल एडवाइजर हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा एम्बेसडर दीपक वोरा साहब का। दीपक साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। दीपक साहब, जब हमें पता लगा कि आप आने वाले हैं तो इन लोगों ने कहा कि क्या स्टूडियो की लाइट जलानी है, क्योंकि आप में इतनी रोशनी, आप में इतना तेज है कि नाम तो दीपक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने स्टूडियो की लाइट जलाई नहीं, आप ही से प्रकाशमान हो रहे हैं हम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आपने इतनी तारीफ की है इंट्रोडक्शन में। ये बता दूं कि 3 अफ्रीकन देशों में मैं वहाँ की सरकारों का विशेष सलाहकार हूँ, और कारगिल और लेह में भारत में मैं विशेष सलाहकार हूँ। कुल मिला के 3 पति मेरे अफ्रीका में, 2 भारत में हैं। ऑटोनोमस हिल काउंसिल को मिला के 5 पति हैं। मेरे दोस्त मुझे द्रौपदी के नाम से पुकारते हैं। देखिए, मैंने जो बात कही थी आपने आती उसको सही साबित कर दिया। अब आपने बोला है फिल्म का जिक्र किया, इतना आज बता देता हूँ कि 1972 में मैंने 2 फिल्मों में भी काम किया था बॉलीवुड की, दोनों की दोनों सुपर फ्लॉप्स हो गई थी, तो इसलिए मुझे वहां से बाहर निकाल दिया गया। और फिर मैंने विदेश सेवा का इम्तिहान दिया। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने प्रपोज किया, उसने डिस्पोज किया, फिर आई जॉइन द फॉरेन सर्विस। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूँ, एंड आई हैव सर्व्ड इन 7 अदर कंट्रीज, और फिर घूमता रहता हूँ। तो ये मेरी जिंदगी की कहानी है। हाँ, मैं आया कैसे इस दुनिया में ये भी आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि 47 में भारत को तोड़ा गया था। लोग बकवास करते हैं कि हमें आज़ादी मिली थी, टोटल रबिश। हमें हमारे टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए गए थे, राइट? बल्कि 3 मान लीजिए, अगर ईस्ट और वेस्ट, पाकिस्तानी क्या नाम है इस देश का, वैसे ही कुछ है, तो उसको गिन लिया जाए। तो उस समय काफी मारापीटी होती थी, तो ट्रेनें भर भर के लाते थे, उधर से इधर को, इधर से उधर को, और फिर कई बार रास्ते में रोक के तो कत्लेआम होते थे। आप कभी जाके देखिएगा, ये जो अमृतसर में हमने पार्टीशन का म्यूजियम जो बनाया है, उसमें आपको पता लगेगा। हॉरिफाइंग। तो क्या होता है कि एक ट्रेन आ रही है विद हिंदू एंड सिख रेफ्यूजीज, वो अमृतसर से दिल्ली तक, और दिल्ली में उस वक्त रहते थे किंग्सवे कैंप में, वो बनाया था रेफ्यूजीज के लिए, 30,000 के लिए, लेकिन 3 लाख वहां पर थे। तो आ रही है ट्रेन, और एक कप्तान साहब उसको एस्कॉर्ट कर रहे हैं, और एक महिला को देखा, बड़ी खूबसूरत थी अंदर बैठी हुई। अब दिल्ली पहुंचे, पुरानी दिल्ली स्टेशन पे, तो वो किंग्सवे कैंप सारी बोगी खाली होगी, चले गए। फिर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि पता लगा, बड़ी खूबसूरत औरत थी, वो कौन थी? तो उसकी बहन गई किंग्सवे कैंप, पूछती पूछती पता लगा कि एक स्कूल की प्रिंसिपल थी लाहौर में, और पार्टीशन में सब कुछ उनका खत्म हो गया, वो अकेली बच के आई है, अनाथ है, बिल्कुल अकेली है। अगले दिन साहब पहुंच गए, सलूट मार के,
शादी करोगी मुझसे? उन्होंने कहा यस मैं करूंगी आपसे। पता नहीं क्या हुआ, 48 दे गॉट मैरिड, 48 में, और 51 में मैं तशरीफ ले आया इस दुनिया। ये मेरे पेरेंट्स की कहानी है। सो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ पार्टीशन। तो मतलब आपकी पर्सनैलिटी फिल्मी नहीं है, आपकी कहानी भी फिल्मी है पूरी, है ना? अब मेरे माय फादर इज अ पश्तून, अ पठान। हम लोग गजनी से हैं। सो अप टू माय फादर सब पश्तो बोलते थे, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। माय मदर वाज अ सिख। तो अब अच्छा, और एक चीज आपको बताऊं मजेदार, मेरी सिस्टर का हस्बैंड ही इज अ क्रिश्चियन। हमारे परिवार में एक बहू है, शी इज अ मुस्लिम, और हमारे साहिबजादे आजकल एक यहूदी औरत के साथ इश्क फरमा रहे हैं। अब बताइए सेकुलरिज्म क्या होता है, जरा मुझे पता। ये भारतीयता है, ये हमारे अंदर, मतलब पूरा हिंदुस्तान अपने परिवार में समेटे हैं। पूरा है, हम इसीलिए तो कहते हैं सनातन, नो, पूरी यूनिवर्सल रिलीजन पूरी दुनिया का। तो ये मेरी कहानी है संक्षिप्त में, कुछ ज्यादा नहीं हूं, मैं एक साधारण बेटा हूं अपनी माँ का। मेरी माँ का नाम भारत है, जितनी उसकी सेवा कर सकता हूं। बिल्कुल। तो दीपक साहब, इतना आपके इंट्रो से मुझे समझ आया कि पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन लोगों का जिन्होंने आपकी फिल्में फ्लॉप की, क्योंकि अगर आप फिल्मों में चले जाते तो मैं इतना अच्छा एम्बेसडर नहीं बनता। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज शायद इसी कहते वो हैं। फ्लॉप इसलिए हुई कि मैं, वो बड़ी खूबसूरत हीरोइन थी, अब जो भी थी जाने दीजिए। तो जो डायलॉग मुझे बोलना पड़ता था, स्पॉट बॉय कहता था भाई आपको ये कहना है। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात आप है। भूल जाते थे। उसको देख के मैं कहता मैडम आप तो बड़ी खूबसूरत है। तो कहानी खत्म हो गई, बाहर निकाल दे। एक फिल्म वो उसके रश बनाते और दिखाते, पहला जो रश बनाया लोगों ने पत्थर फेंके तो वो हट गए, दूसरा वाले को उसने कैन करके छोड़ दिया कि ये कहां से एक्टर बनेगा ये। और उसमें बड़ा पॉपुलर था मैं दूरदर्शन पे। मेरा प्रोग्राम सिर्फ एक ही तो चैनल था और मैं बहुत पॉपुलर था एज अ यूथ दिस थिंग, यू नो, एंकर। सो बस वो सब खत्म। चलिए, आपने माहौल गरमा दिया है, इमोशन भी आ गए हैं, भावुकता भी आ गई है। तो अब हम आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपकी जो इतनी नॉलेज है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को कह सकते हैं कि थोड़ा हमारा भी ज्ञानवर्धन करने की कोशिश करते हैं। विकिपीडिया में पढ़ के आता हूं, आप बताइए। ये भी आपका बड़पन है सर। सर स्टार्ट में यहीं से करता हूं कि जयशंकर साहब ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने उनको ट्रोल करने की कोशिश की थी कि मैं आपको अनकंफर्टेबल कर दूंगा, तो कश्मीर समस्या को लेकर। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कश्मीर समस्या में एक ही चीज बाकी है कि पीओके हमारे पास आ जाए, और जब वो आ जाएगा तो समस्या हल हो जाएगी। मेरा सवाल यह कि इसी तरह की बात अमित शाह ने भी कही थी संसद से, योगी जी ने भी कही, राजनाथ सिंह साहब ने भी कही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतने बड़े बड़े लोग सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं? क्या कोई सीरियस इंटेंट है हमारा इसके पीछे? ये आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। बहुत संक्षिप्त रूप में बताता हूँ जो पूरा इतिहास है। 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। दो तरह थे, एक तो था ब्रिटिश इंडिया डायरेक्ट हुकूमत, फिर प्रिंसली स्टेट्स जो चमचे थे ब्रिटिश सरकार के। तो जब आज़ादी मिली, जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहते थे अंग्रेज लोग, धोखा तो हम शुरू से करते हैं, धोखेबाज है नंबर 1 के। तो उसमें इनको ऑप्शन दिया गया कि आप या तो यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ जाओ या आप दूसरी तरफ चले जाओ। 565 में से 552 ने 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारत जोड़ने का फैसला कर लिया था। यह सरदार पटेल का करिश्मा था, राइट। बचे 13, उसमें से 4-5 बोले हम उस तरफ चले जाएंगे। कुछ जो थे जैसे हैदराबाद और कश्मीर बहुत बड़े स्टेट्स थे, बहुत रेवेन्यू थी, उन्होंने कहा हमें और टाइम चाहिए, तो वो आज़ादी इंडिपेंडेंट स्टेटस के साथ खेलने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक वहाँ पर पाकिस्तान में एक बैरिस्टर होता था, उसका नाम था जुम्मा नहीं, जिन्ना, क्षमा कीजिए मैं बूढ़ा हो गया ना, 74 साल की उम्र है। तो उसने जो है अपनी फौज को, अपने कबीलों को बोला कि भाई जाके अब हमला करो, क्योंकि ऐसे तो ये महाराजा मान नहीं रहा। तो उन्होंने हमला कर दिया। फिर महाराजा ने हमें अपील भेजी कि भाई ये तो आगे, अगर कश्मीर को बचाना है तो अपनी फौज को भेजो। हमने कहा आप तो हमारा हिस्सा है ही नहीं। फिर उसने साइन किया, जो बाकी सब ने साइन किया। उस टाइम में साइक्लोस्टाइलिंग होती थी, मैंने देखे वो कागज, साइक्लोस्टाइल जितने प्रिंसली स्टेट्स के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, आइडेंटिकल चीज उसने की और कुछ नहीं किया। लेकिन वो जो माउंटेन बॉटम नहीं, क्या नाम था वो जो माउंट बैटन। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, भी बता दें कि सर की एक बड़ी अच्छी आदत ये भी है कि उन्होंने हर हस्ती को एक निकनेम दे रखा था। कंफ्यूज मत होइएगा, उसके मजे लीजिएगा। अगर सर कहे मैकडोनल्ड तो उसका मतलब डोनाल्ड ट्रम्प। सर आगे अपनी बात आगे बढ़ाइए। तो ये माउंटेन बॉटम ने सबके स्वीकार, ही हैड टू एक्सेप्ट ना, गवर्नर जनरल थे, जबकि पाकिस्तान में जिन्ना हैड बिकम द गवर्नर जनरल। इन्होंने फिर अपने हाथ से उसके ऊपर लिखा, जो इनको नहीं करना चाहिए था, कि ये सब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपका ऐसा एक्शन, लेकिन बाद में कश्मीर की जनता डिसाइड करेगी, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड। ये और किसी को नहीं कहा, ठीक है, ये षड्यंत्र था। बिल्कुल बिल्कुल। खैर उस समय हम लोग मान गए, सरदार पटेल इसके बरखिलाफ थे, लेकिन एनीवे इट वाज एक्सेप्टेड। फिर हमारी फौज गई एंड फर्स्ट सीक माय लेट फादर्स यूनिट, वो इट वॉज अमेजिंग। जब ये लोग पहले वहां पर पहुंचे, बताया गया था कि देखिएगा कि ये जो कबीले हैं ये कहीं श्रीनगर एयरपोर्ट को तो नहीं कब्जा करी, क्योंकि महाराजा की फोर्सेस तो खत्म हो गई थी। तो देखा कि नहीं थी। फिर जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है, पहला ग्रुप उतरा, फिर वो फैलते गए और ठोका इनको। जब जिन्ना ने देखा इनको तो मार पड़ रही है, तो फिर अपने रेगुलर आर्मी भेज दी उसने। तो हमला उसने किया था, हमने नहीं किया। बिल्कुल। इससे पहले, और ये बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं, जिस दिन उसने साइन किया 26 अक्टूबर मेरा ख्याल 1947 को, महाराजा कश्मीर ने, एक भारतीय सिपाही नहीं था वहां। हम लोग बाद में गए हैं।
जब दुश्मन वहां पे पहुंच गया था। और फिर हम लड़ते गए, फिर हम ही ने यूएन को कहा कि भाई आप कोई समझौता ढूंढो, सीज फायर एक्सेप्ट की। बहुत से बुजुर्ग मेरे जो मित्र थे सीनियर सिविल सर्वेंट्स का, यूनिट सरदार पटेल के साथ काम किया था, एक ने मुझे बताया था कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ ऑल इंडिया रेडियो पर, ये 1149 से सीज फायर होने वाली है, तो सरदार ने अपने सहयोगियों से कहा, एंड आई एम ओनली कोटिंग, आई वाजंट इवन बोर्न देन, लेकिन उन्होंने कहा जवाहर बहुत पछताएगा। अब वो कहते हैं ना कि खता लम्हों ने की, सजा सदियों ने पाई, अब तक हम उसकी सजा भुगत रहे थे। फिर फाइनली मुझे मालूम है मेरे करियर में सर कितना समय हम बर्बाद करते थे डिफेंडिंग इंडियाज पोजीशन ऑन कश्मीर, लेकिन अब बिल्कुल बदल गया है। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ये वो सब हटा दिया, मेन स्ट्रीम उसको कर दिया है, और अब हम कहते हैं अगर कश्मीर की कोई इशू है तो आपने जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और जो चाइना को आपने इलीगली दिया वो मुझे वापस कर दीजिएगा, समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। लेकिन फ्रोजन माइंडसेट्स, ये लोग, इसको हम कहते हैं एटाविज्म। अंग्रेजों ने राय दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, आप यूएन में ले जाइए, और यूएन नया था, नई संस्था थी, तो जो पहला ग्रुप बना था कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप, उसमें शायद पोलैंड था और ब्राजील था और शायद सूडान था, तो वो पूछते थे ये कश्मीर कहाँ पे है जी, को पता नहीं था। वो आके फिर अपनी मध्यस्थता करने लगे इसके अंदर, इट वाज टोटल नॉनसेंस, एरेंट नॉनसेंस। अब जो है हमने उसको रेगुलराइज कर दिया, और दो डॉक्टर एस जयशंकर, लुक ही इज द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर, मेरे सहयोगी हैं, मुझसे 4-5 साल जूनियर हैं विदेश सेवा में, बट ही इज द बेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री। अगर मेरा 1 स्केल ऑफ 1 to 10, अगर मेरा इंटेलेक्ट 1 है, उनका 15 है। ही इज ब्रिलियंट, ही इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। तो उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही है, हमें दे दीजिएगा, समस्या का समाधान हो गया। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ कश्मीर, इट्स नॉट एन इशू। सर ये दे दीजिएगा बात है या हम लेंगे उनसे? यू नो, अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आबादी फ्लेक्सिबल है, लेकिन 1.5 से 2 करोड़ की बात होती है। Somebody asked me this question, और मेरे पास उसका जवाब नहीं है, आप जवाब दे सकते हैं। उसने कहा ओके ले लेते हैं, लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी फौज आके ठोक पीट के ले लेगी उनको। उसके बाद आपको 2 करोड़ या 1.5 करोड़ हार्डकोर, और ये मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूं संयम के साथ, हार्डकोर मुल्ले चाहिए आपको, क्या करेंगे? दिस इज द बेसिक इशू। यू नो, इट्स द सेम थिंग विद द पैलेस्टीनियंस। मैं आपको बताता हूं सर, देखिए जितने आपके लेकिन सर बीच में रोक रहा हूं, पीओके में सर हमने कई इस तरह की रैली देखी जहां लोकल लोग कह रहे हैं कि हम इंडिया के भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं, बट दोस अ लॉट ऑफ दोस पीपल ना वो बहुत रेडिकलाइज हो चुके हैं। ओके, सो नाउ डू यू वांट देम? इसी सर नोट पे एक सवाल ये भी निकलता है, लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग स्पेशली कहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि आप जब पीओके की बात होती है तो आप बड़े तेवर तीखे करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, लेकिन चाइना ने आपके लद्दाख में एलएसी में 4000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के आसपास की जमीन हथिया रखी है। उस पर जयशंकर साहब का जो एक स्टेटमेंट आया, जो सफाई आई, वो थोड़ा मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने कहा कि दरअसल टेक्निकल मामला है कि जो आर्मी होती है वो बेस कैंप में रहती है और वो थोड़ी आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करती है देखने के लिए। चाइना ने ये किया कि वो जो फॉरवर्ड मूवमेंट की उसके बाद अपने बेस कैंप में नहीं गए। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा शब्दों को घुमाने की बात है, लेकिन ये एक्सेप्ट हम नहीं कर रहे हैं कि हाँ चाइना ने कुछ टेरिटरी हमारी हड़प ली है? ये 1962 से माय लेट फादर वाज इन्वॉल्वड इन दैट कॉन्फ्लिक्ट, तो तब से उन्होंने हमारा कुछ एरिया जो है ले रखा है। उस समय चेयरमैन माओ, गलवान के आसपास की बात मैं वही बता रहा हूँ, चेयरमैन माओ होता था, उनका माओ टाओ कोई ऐसा ही था उसका, हाँ माओ डिंग डोंग, आप नाम भूल गया। तो उसने कहा था कि भाई अब हमने जंग रोक दिया है क्योंकि जो जमीन हमारी थी हमने वापस ले ली है। चलो टाइगर तेरी बात मान ली, फिर गालवान में क्या कर रहा है? तेरे ही जो स्टेटमेंट थी उस समय, जो तूने कहा था, अब उससे मुकर रहे हो। चीनियों का भरोसा नहीं कर सकते, दुनिया के सबसे बेईमान लोग हैं ये, खासतौर कम्युनिस्ट चाइना सर। यू कैन नॉट ट्रस्ट अ चाइना मैन एट ऑल एट ऑल एट ऑल। वो कहता कुछ है, करता उल्टा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। तो जो डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देयर इज अ डिस्प्यूट, ये अभी बॉर्डर्स क्लियरली डिफाइंड नहीं है, चाइना कभी एग्री नहीं करेगा कि क्लियरली डिफाइंड हो, ताकि वो हम पे ऊपर प्रेशर डाल सके। लेकिन गालवान के बाद सर, जिन 3 अफ्रीकन देशों में मैं स्पेशल एडवाइजर हूँ, साउथ सुडान, गिनी बिसाऊ, किंगडम ऑफ लेसोथो, तीनों के मंत्रियों ने मुझे फोन करके कहा, मिस्टर एम्बेसडर, आप लोगों ने जो किया, आपने साबित कर दिया कि चीन का हवा इट्स गुब्बारा है, गर्म हवा से भरा हुआ है, पिन लगाओ तो फट जाएगा। दे सेड थैंक यू इंडिया फॉर स्टैंडिंग अप टू चाइना। लेकिन एम्बेसडर वोरा, एक सवाल यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप डिटेल में उसका जवाब दें, मैं थोड़ा सवाल मेरा लंबा होगा। चाइना को लेकर छोटा रखूंगा। हाँ, लेकिन चाइना को लेकर एक दो जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक दो बातें लोगों को समझ नहीं आती, वो ये कि एक तरफ इंडिया एससीओ का भी पार्ट है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो इसका मेन लीडर चाइना है। हम ब्रिक्स में भी चाइना के साथ हैं, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं यूएस और वेस्ट को उनकी जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है उनकी चुनौती के लिए, और दूसरी तरफ हम क्वाड में भी हैं जो चाइनीज डोमिनेंस से निपटने के लिए बनाया गया है। तो लोगों को लगता है कि ऐसी कैसी फॉरेन पॉलिसी हो सकती है? या तो आप चाइना के साथ हो सकते हैं, यूएस और वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर आप चाइना के अगेंस्ट हो सकते हैं। आप 3 ऑर्गेनाइजेशन जिनका कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, जिनका पर्पस बिल्कुल अलग है, उनके पार्ट कैसे हो सकते हैं? इसको हमारे दर्शकों को थोड़ा मैं बिल्कुल समझाता हूं। ये बाइनरी व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ये सोवियत संघ के टाइम से। अच्छा, अभी आपको बता देता हूं, अब जो हम कर रहे हैं इस समय डिप्लोमेसी,
वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन द, हम चाणक्य की संतान है, हम तो सिखा देंगे इन गोरों को कि डिप्लोमेसी होती क्या चीज है। ये मेटरनिक फेटरनिक की बात करते हैं, अरे सबका बाप तो चाणक्य था 2400 साल पहले, कौटिल्य उसको कहते हैं हम, विष्णु गुप्ता भी उस नाम से जाने जाते हैं ना, चाणक्य। तो हम लोग मेंबर हैं ब्रिक्स के, बिल्कुल सही है, एससीओ के मेंबर हैं हम लोग, बाकी संस्थाओं के मेंबर हैं, और दूसरी तरफ क्वाड के भी हैं। क्वाड के भी। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। सो सब में हम मेंबर्स हैं, पर इसका ये थोड़ा मतलब है कि दूसरे के साथ वैर करेंगे। वी आर द ब्रिज, वी आर द स्विंग स्टेट, सब मेरी दोस्ती चाहते हैं। तो ये गए, पीएम साहब ने बात की, एकमात्र लीडर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्योंकि ज़ेलेंस्की नहीं चाहता था, पुतिन वाज कीन। वहां पे भी उसको बोला कि ये जंग का जमाना नहीं है, अब ये शांति का जमाना है। उन्होंने कहा पुतिन साहब बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ, नहीं हुआ, वी मेड आवर बेस्ट एफर्ट, हमने कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन एम्बेसडर वोरा, आप ही के जवाब से एक सवाल ही निकलता, आपने कहा कि भारत जो है वो चाणक्य की नीति पे चलता है, लेकिन हाल फिलहाल हमने एक चीज देखी है कि अगर कोई भी स्टेट हेड है, अगर उसकी अपनी एक पॉलिटिक्स है, जैसे मोइजू की थी, उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया, लेकिन वो तो जब खुद प्रेसिडेंट बने तो समझ में आया कि मैंने क्या बोल दिया था इंडिया के अगेंस्ट। उसी तरह अगर हम ट्रूडो को ले लें, चूंकि वहां पर उनको खालिस्तानियों का सपोर्ट चाहिए था, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया। अभी हम देख रहे हैं जो मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश में है, उनके जो सलाहकार हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो महफूज आलम, उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश का एक नक्शा दे दिया जिसमें भारत से वेस्ट बंगाल और आसाम भी थे। मेरा सवाल यह है कि जब हम देखते हैं कि इस तरह के वर्ल्ड लीडर हैं जिनको शायद डिप्लोमेसी उस तरह समझ में नहीं आ रही, जो अपने इलेक्शन जीतने के लिए, अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनसे डील करना कितना बड़ा चैलेंज होता है? मैं समझता हूं कि वहां के जो लोग हैं बांग्लादेश के, जो 50 साल की उम्र से ज्यादा हैं, या जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने सबने कहानियां सुनी हुई हैं कि 71 में पाकिस्तानी फौज ने क्या किया था उनके साथ, उनकी माओं के साथ, बहनों के साथ, आंटियों के साथ क्या किया था, ये वो सब जानते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं, शायद 5000 या कुछ, जो दिखाना चाहते हैं कि हम इस्लाम से भी ज्यादा मुस्लिम हो गए हैं, हम प्रॉफिट मोहम्मद रसूल वसल्लम से भी ज्यादा हम इस्लामिक बन गए हैं। बेवकूफ लोग हैं। अब मैं एक चीज बताता हूं, मेरा मानना है कि घोड़े की पीठ पर बैठकर किसी देश पर काबू करना आसान है, उतर कर हुकूमत करना बहुत मुश्किल है। और ये जो बिल्लू भाई क्लिंटन का खनसामा होता था, मोहम्मद यूसुफ खान ही क्या नाम है, मोहम्मद यूनिस, हाँ यूनिस, हाँ, तो वो समझ गया है कि अब वो बैठा हुआ जहां पे भी वो रहता है, वहां पे अपना माछेर झोल खाता है और कुछ करा नहीं जाता, कोई सुनता नहीं है इसकी। उनके आर्मी चीफ ने क्या बोला है कि विदेशी ताकतें इंटरफियर करेंगी अगर इंस्टेबिलिटी है। विदेशी ताकतों से उसका भारत की तरफ इशारा नहीं था, पाकिस्तान की तरफ इशारा था कि वो इंटरफियर कर रहे हैं, उनके लोग जा रहे हैं। पाकिस्तान चाहता क्या है? बांग्लादेश चाहता है, स्वार्थ के बिना तो दोस्ती होती नहीं है। पाकिस्तान चाहता है कि तुम भारत को तंग करो, लेकिन पैसा मुझसे मत मांगो क्योंकि मेरे पास है नहीं। बांग्लादेश क्या चाहता है इस समय? वो चाहता है कि मैं बताना चाहता हूं इस्लामिक समुदाय को, मेरी मदद करो, मैं तो बहुत मुस्लिम हूं। नहीं हो टाइगर, तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता। अरे 21 देशों ने अपने सबसे बड़े सम्मान नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी को दिए हैं। सर आप देखिएगा 8 उनमें से इस्लामिक देश, मुस्लिम देश, और वो इनको ऑनर कर रहे हैं। तो वो जो आपका पाकिस्तान है, उसको तो बाथरूम भागना पड़ता है ना हमेशा की, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। सो यूनुस खान की सरकार इस समय डगमगा रही है, फौज उसका समर्थन नहीं कर रही। बांग्लादेश के लोग जो हैं, जो बंगाली, दे आर फर्स्ट बंगालीज, उसके बाद फिर मुस्लिम आइडेंटिटी है, उसके बाद फिर वो अपने आप को बांग्लादेशी कहते हैं। वो लोग नहीं चाहते, दे आर वेरी डेमोक्रेटिक, यू नो। पूरी जब भारत का बंटवारा हुआ था, पार्टीशन, कौन से 2 राज्यों का हुआ था? पंजाब का बंगाल का हुआ था, और तो किसी का नहीं हुआ था। सो दे आर एक्यूटली अवेयर, दे आर वेरी पॉलिटिकली वेरी सैवी, वेरी अवेयर। मैं तो गया हूं कई बार वहां पर सर। और फिर क्या होता है सर वहां पे, आप ये देखेंगे कि इसकी हुकूमत, इसके मेरा ख्याल घर में भी नहीं चलती, इसके मेरा ख्याल जो कुक है वो भी इसकी बात इससे पूछ के सब्जी नहीं बनाता होगा, अपने मर्जी से बनाता, खाना है तो खा, नहीं तो भाग जाए। अच्छा, चीफ एडवाइजर, यार तू 90 साल का होने वाला है, तू 100 साल जिएगा, चल 500 साल जिएगा, इलेक्शन तो करा, सारी दुनिया इलेक्शन मांग। आर्मी चीफ ने बोल दिया एंड ऑफ द ईयर तक। अब जो यंग स्टूडेंट लीडर्स इसके साथ मिल गए थे, उन्हें बोला ये हमारा मौका है देश चलाने को। नहीं हो रहा, क्योंकि आज कानून है नहीं, पुलिस बैठी हुई है, कुछ कर नहीं सकती, फौज ने अभी तक इंटरवीन नहीं किया। फिर वो जो दूसरी पार्टी थी, नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की, उनके साहिबजादे लंदन में बैठे हैं, वो बोले ये तो मेरी जागीर है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, जल्दी से इलेक्शन कराओ। तो मेरा मानना है कि अब बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना की जो पार्टीज हैं, जो लोग हैं, वो मिल जाएंगे, इलेक्शन होगी। और ये जो है यूनुस साहब, जाओ यार, तुम जाओ जहां जाना है, जाओ अपना हिलरी क्लिंटन के पास जाओ, वो कुछ फिर नौकरी दे देगी, कुछ ना कुछ किया करो, वहां बैठ जाओ आराम से, बिकॉज़ ही डजंट नो हाउ टू रन द कंट्री। बांग्लादेश इस समय, मेरा मानना है सर, आग से खेल रहा है। हाँ, यही मैं इस पर आने वाला था। इसलिए जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा तुम चाहते क्या हो, डू यू वांट गुड रिलेशंस? यस वी वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया, लेकिन हर सुबह मैं उठ के हिंदुओं को मारूंगा, मैं गाली दूंगा भारत को, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। व्हाट डू यू मीन यू वांट गुड रिलेशंस? और मोहम्मद यूनुस खान साहब, अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सीधा आपसे एक चीज कह रहा हूं, आप जानते हैं क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या होता है, जेनोसाइड क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कोई आपको ले जाएगा, आपके बचाव में एक आवाज नहीं उठेगी, अमेरिकी आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, उनका अपना खेल है जो वो वहां पर खेल रहे हैं। समझ जाओ इसको, जिनको आप चाचा ताया ये कहते हो ना। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपने क्या कहा था जब पहली बार जीते थे, कि सुनामी आ गई है, सूर्य ग्रहण हो गया है, क्योंकि वो जीत गया है। आपने ये चीजें कही थी। डोनाल्ड ट्रंप साहब
ना भूलते हैं ना माफ करते हैं, याद रखिए इसको। बिल्कुल, इसी से बहुत अच्छा जवाब आपने वोरा साहब दिया। इसी से एक सवाल ये भी निकलता है वोरा साहब कि जब इजराइल एग्जिस्टेंस में आया तो उसने एक तरह से पूरी दुनिया में यहूदी फैले थे उनको मैसेज दिया कि हम तुम्हारा घर हैं, तुम्हें कहीं भी अगर अपने आप को खतरा लगता है तुम यहाँ आओ। क्या आपको लगता है कि मैसेज भारत की तरफ से हिंदुओं को भी दिया गया, जो 1 करोड़ से ऊपर हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं या 40 लाख से ऊपर पाकिस्तान में रहते हैं? क्योंकि इसी मोहम्मद यूनिस के आने के बाद जो कुछ हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हुआ, क्या भारत जैसा इतना ताकतवर देश सिर्फ हाथ पे हाथ रख के देख सकता है? क्या हमारी डिप्लोमेसी की मजबूरियां हैं? मतलब इसे कैसे एक्सप्लेन कोई करेंगे आप? मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ है कि हम इंटरफियर नहीं करते इंटरनल अफेयर्स में, हम प्रेशर डालते हैं। हम इसको ट्रिपल लॉक कहते हैं। ट्रिपल लॉक, 3 ताले। पहला हमारा होता है डिप्लोमेटिक प्रेशर, और डिप्लोमेटिक प्रेशर में हम उनको आइसोलेट कर सकते हैं। सेकंड होता है इकोनॉमिक प्रेशर, काफी मदद लेते हैं। 1 बिलियन में 9 शून्य होते हैं। $1 बिलियन का सॉफ्ट लोन उन्होंने हमसे ले रखा, हमारी बहुत इन्वेस्टमेंट है, ट्रेनिंग देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत से बांग्लादेशी भाग आते हैं इलाज कराने के लिए। तो पहला तो होता है डिप्लोमेटिक प्रेशर, सेकंड इकोनॉमिक प्रेशर उसमें होता है। फिर द फाइनल लॉक इज मिलिट्री प्रेशर, और वो जब टाइम आएगा हम अवश्य डालेंगे। अभी तो पहले 2 पर हम हैं। उनको ये समझ आ गई, जो बुद्धिजीवी हैं वहाँ, दे समझते हैं। उनके आर्मी चीफ ने भी क्या बोला था, आपने जो बयान दिया था कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया, बट इंडिया ऑल्सो हैज टू टेक इनटू अकाउंट हमारी जो कंसिडर, हम जरूर लेंगे। अब आपकी वो जो फराका वाटर ट्रीटी जो थी, वो मेरा ख्याल इसी साल खत्म हो रही है, इस साल के एंड में, और हमने दे दिया था उनको जो हमको नहीं देना चाहिए था। वो तो पानी हमारा, हमने कहा चलिए बच्चे हैं ले लीजिएगा। अब उस ट्रीटी को जब रिव्यू होगा, अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, तो इनको समझ आ जाएगी। वैसे वोरा, इसी से मेरा सवाल निकलता है, आप इतने सालों से पूरी दुनिया घूम रहे हैं, आज हम बात करते हैं कि हिंदुस्तान की छवि बदली है पिछले 15-20 सालों में। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? पहले जब आप बताते थे किसी को मैं हिंदुस्तानी हूँ, इंडियन हूँ, तब उसका आपके प्रति रिएक्शन, और आज अगर आप कहीं जाते हैं तो क्या नजरिए में क्या तब्दीली आप देखते हैं? आपने कोई ऐसा तजुर्बा बताया? बहुत से, आप तो इज्जत के साथ देखते हैं। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो पहले आपको लगता है कि नीचे मैंने आपको बताया अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, लेट मी गिव यू एन एक्चुअल एग्जांपल, मुझे याद आ गया। हम लोग न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में 5th एवेन्यू पे बात कर रहे थे, फिर फ्रांस का बताता हूँ। 5th एवेन्यू पे हम टहल रहे थे, मेरी पत्नी और मैं। अब मैं बात कर रहा हूँ अबाउट 15 ईयर्स अगो। तो उस समय सर आपको याद होगा डिजी कैमरा बहुत रिवाज चला था, डिजी कैम का। अब तो खत्म हो गए हैं, तो मोबाइल फोन पे हर कुछ। तो हम एक दुकान में गए, और रेखा मेरी पत्नी ने साड़ी पहनी हुई थी, मैं अपना ट्रैक सूट में था। तो वी सेड वी वांट टू सी दी, और वो इंडियन की दुकान थी ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 15-20 ईयर्स अगो, 20 साल हो गए। तो एक उसका सहयोगी था, तो अपने सहयोगी से मुझे देख के कहता है कि इनके साथ, हम दोनों की तरफ, इनके साथ टाइम मत वेस्ट करो, ये भारतीय हैं, ये देखेंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे। दिल तो क्या झापड़ मारूं इसको, लेकिन खामोश होकर हमने कहा ऑलराइट, कहा तुम तो नपुंसक हो, बेवकूफ हो। सिर्फ 15 साल पुरानी बात, 20 साल पुरानी। हम निकल गए इस दुकान से। अभी 5-6 साल पहले हम फिर उसी जगह घूम रहे थे, तो रेखा ने कहा मुझसे, मेरी पत्नी का नाम रेखा है, बोली दीपक चल के देखें वो दुकान को। मैंने कहा चलिए। अब वो दुकान बेच गया था, तो कोई लैटिन अमेरिकन की दुकान थी, और वो ये मोबाइल फोन्स बेचता था। और रेखा ने सलवार कमीज पहनी हुई थी। मैं स्पेनिश फ्लुएंटली बोलता हूँ, 12 भाषाएं बोलता हूँ, उनमें से एक स्पेनिश है। तो मुझे देख के कहता है यू नो, आर यू फ्रॉम इंडिया, दला इंडिया? मैंने कहा हाँ, हम लोग भारतीय हैं। तो मुझे कहता है कि प्लीज कम इन सर, आप ही लोग तो खर्च करते हैं और कोई खर्च नहीं करता। देखिए क्या बदल गई है इमेज इंडिया की। उस समय की ये बातें करेंगे, पैसा नहीं खर्च करेंगे, आप तो वेयरएवर यू गो दे वेलकम इंडिया। मैं फ्रांस में भी द सेम थिंग। आपको, हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं कहते हैं, तो हमको कहते हैं यूएस में तो जितने भी एथनिक ग्रुप हैं सबसे ज्यादा इनकम हमारी है ना। और फ्रांस में भी हाँ कुछ हैं हमारे लोग जो अभी भी गैर कानूनी तरीके से जाना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, बट बाय एंड लार्ज फ्रांस के साथ, जापान के साथ, जर्मनी के साथ स्ट्रक्चर्ड इमिग्रेशन की बात हो रही है कि वो चाहते हैं हमारे लोगों को। शॉर्टेज है ना, वो बुढ़े हो रहे हैं, इटली में बात हो रही है, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग बेबीज। अच्छा, एक मजाक ये भी बताता हूँ जापान के बारे में। बट व्हेन आई वाज इन फ्रांस आल्सो, पहले तो हमको, मैं पहली बार गया हूं, मैं देख रहा हूं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये है वो है, सोचते यार हमारे देश में ये सब कब होगा। और अब मैं वहां जाता हूं तो छाती फुला के हम चलते हैं कि वी आर इंडियंस। लेकिन वोरा साहब, इसी से एक सवाल ये भी निकलता है कि एक तरफ हम हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं कि पूरी दुनिया हमारे यहाँ से लोग लेना चाहती है, हमारे इंजीनियर लेना चाहती है, हमारी स्किल्ड जो भी लेबर है वो लेना चाहती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 4000 करोड़पतियों ने हिंदुस्तान पिछले कुछ सालों में छोड़ा है ना। और इतने साल जो भी जिस भी आदमी को लगता है कि मेरे पास एक हुनर है और मुझे अमेरिका में एक नौकरी मिल सकती है, तो पहली फुर्सत में चला जाता है। ये देख के कहीं दुख भी होता है, ऐसा लगता है कि इस देश में शायद वो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को नहीं मिल रही है। हम सब कुछ दे रहे हैं, एक आदमी को आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट भी दे रहे हैं, संभावनाएं भी दे रहे हैं, उसको मौका भी दे रहे हैं, लेकिन जब वो तैयार होता है तो उसको लगता है सब ठीक है, लेकिन हवा ठीक नहीं है, ट्रैफिक ठीक नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, मैं चला जाता हूँ। ये आपको नहीं लग रहा कि ऐसी चीज है जिस पर गौर करना चाहिए था? आपने बहुत सही बात कही है। मैं इतना कहूंगा कंफर्ट ऑफ लाइफ बहुत है जिनके पास साधन है, शायद क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी आसान नहीं है यहाँ पर। बट द फैक्ट इज, इसको बनाएगा कौन? मैं एक सवाल पूछता हूँ, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, ये जो विकसित देश हैं इनका विकास किसने किया था? चंद्रमा से तो कोई नहीं आया था, समुद्र से निकल के कोई नहीं आया था, सूरज से कोई नहीं आया था, इनके अपने लोग थे। हमें क्या कमजोरी है? अगर हम नहीं बनाएंगे इस देश को तो और कौन बनाएगा? हमारे दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं, उनका चुनाव, देयर चॉइस, हम वहां रहेंगे। मेरी पत्नी और मैं जाना चाहें तो हम कल चले जाएं, लेकिन आपका चुनाव है। माँ को छोड़ के कहाँ जाएंगे? माँ को धोखा नहीं देते हैं। आपको एक चीज बताऊं कि माँ की तो बहुत संतान होती है, संतान की तो एक ही माँ होती है। बहुत बढ़िया। मैं कहाँ छोड़ के जाऊंगा इसको? ये तो मेरा है, मेरा खून है। आप देख रहे हैं यहाँ अशोका एम्बलम है, ये तो
ये तो मेरी आत्मा है। आप देख रहे हैं यहाँ तिरंगा झंडा है, ये तो मेरे खून का रंग है, इसको छोड़ के। और यहाँ 2047 लिखा हुआ है, जब हमें आदेश दिया गया कि हमको विकसित देश बनना है। हाँ, ये हमारा वादा है, जिन्होंने ये आदेश दिया था कि सर 2047 तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, बहुत पहले आपको डेवलप्ड भारत हम दे देंगे। और जो मैं झलक देखता हूँ ना, हाईवेज, सर 37 किलोमीटर हाईवे हर रोज कौन बनाता है सर? मैं बनाता हूँ। सर मुझे ये बताइए, 2 कॉलेज प्रतिदिन कौन खोलता है? मैं खोलता हूँ। 3 यूनिवर्सिटीज महीने में कौन खोलता है सर? मैं खोलता हूँ। 8 हवाई अड्डे नए 1 साल में कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। 2 मेट्रो सिस्टम साल में कौन नए खोलता है? मैं खोलता हूँ सर। तो इसीलिए ये जो डेवलपमेंट की झलक है ना सर, ये कई बार मुझे नजर आती है। लेकिन फिर मैं एक गाना गाता हूँ भारत को कि भाई आजा आजा, ये झलक दिखला जा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा होगा। मैं लौट के आऊंगा 100%। अगर उसने मुझसे पूछा तू क्या करना चाहता है, मैं बोलूंगा कि भाई भारत में मेरा जन्म हो, भारत का फिर से मैं राजदूत बनूं, और इस बार मेरे को एक ऐसा देश देना कि मेरे दिल खुश हो जाए देखकर। तो लौट के आऊंगा। अब लौट के आऊंगा तो आई वांट अ डेवलप्ड कंट्री। वो बहुत हमको सताया। आपको तो, आपकी तो उम्र बहुत कम है। 1965 में हमने जंग लड़ा था पाकिस्तान के साथ। 66 में बारिश नहीं हुई थी। मेरी भारत माँ फटी हुई थी, उत्तर से लेके पश्चिम तक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उत्तर से साउथ तक, एंड देन अगेन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पश्चिम से पूरब तक, दक्षिण तक। पानी नहीं था, धरती फटी हुई थी। मिसेस गांधी गई थी, सुनिए इसको, अमेरिका गई थी अनाज मांगने। और अमेरिकन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत की नेता भीख मांगने आई है। ऐसी चीजें कहते हैं किसी के बारे में, बेवकूफ लोग हैं। वापस आके वो अपने लोगों से कहीं, उनमें से एक मेरे गुरु थे विदेश सेवा में, कि अब भारत कभी भी भीख नहीं मांगेगा सर। आज हम दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड है। चीन झूठ बोलता है, ही इज नॉट नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट्स इज नंबर 1, हम 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड है पूरी दुनिया में। हमसे ये भी कहा गया था कि सोमवार को मत खाइए। आप अपने फादर से पूछिएगा सर, 52 सोमवार 1966 में सर मैं भूखा सोया हूं सर। भूख क्या होती है मुझसे पूछिए, बहुत तकलीफ होती। 15 साल की मेरी उम्र थी। आई हैव स्लेप्ट हंग्री। माँ तो माँ होती है, कहती बेटा खाना खा ले। माय फादर वुड से, इतना प्यार करता है देश से, नहीं खाएगा। बहुत सारा 52 दिन सर मैं उस साल में भूखा सोया हूँ सर। तो मुझसे पूछिए कि जब मैं किसी को देखता हूँ ना कि भूखा है, अपना भोजन छोड़ के। साउथ सुडान में मैं था जब, आपका राजदूत, तो किसी जगह पे हम गए हुए थे और मेरे साथ सिक्योरिटी वाले थे। सुबह मेरा नाश्ता लेके वो लोग आए जहाँ मैं ठहरा, तो मैंने देखा दोनों सिक्योरिटी वाले ऐसे झांक के मुझे देख रहे थे। मैंने कहा क्या बात है? बोले सर हमने कल रात से कुछ नहीं खाया। कहा अंदर आप उठा के ले जाओ। मैं नहीं खाऊंगा, आप ले जाओ। बहुत बुरा लगता है सर, भूख एक बहुत भयंकर चीज है सर। कहते हैं ना पापी पेट की खातिर हम करते हैं। तो मेरे को खुशी हुई कि ये लोग ले गए। मैं तो मोटा ताजा हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ा, ये पतले जाओ, मेरी रक्षा कर रहे थे। तो ये चीजें सर, माफ करिएगा मैं भावुक हो, नहीं मैं वही देख रहा हूँ और आपके इमोशंस की मैं कदर भी करता हूँ। वो समय याद करके मुझे लग रहा है कि सर आप जब तक अपने आप को नॉर्मल करते हैं, मुझे लग रहा है कि जो आपके इमोशन है, शायद बहुत सारे लोग जो इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपने 60 या 70 के दौर में वो हिंदुस्तान भी देखा है जिसकी शायद दुनिया में इज्जत नहीं थी। वो हिंदुस्तान भी देखा है जो शायद अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो रहा था, खाने के लिए संघर्ष कर रहा था। और आज वो हिंदुस्तान भी है जो 110 देशों को वैक्सीन देता है, जब वो खुद स्ट्रगल कर रहा था। अमेरिका जैसे देश को दवाई देता है, तो खुद खाने के लिए नहीं था और आज हम अमेरिका को दवाई दे रहे हैं। अगर किसी आदमी ने ये 40-50 साल का सफर देखा है तो वो जो इमोशन, वो जो जज्बात महसूस कर सकता है, मुझे लग रहा है शायद वो बच्चा नहीं महसूस कर सकता जो 2012 या 13 में पैदा हुआ। आजकल तो हमारे जो है उनको पता नहीं ना क्या होता है कि सैक्रिफाइस क्या होती है मालूम है जो फौज में जाते हैं। आज भी मैं जब जाता हूं कारगिल में, कभी कभी मेरा एरिया है, तो हमारे यंग ऑफिसर्स, जवान जेसीओज एनसीओज, साहब इजाजत दीजिए। मैं किस बात की? मजाक मजाक में, इट्स नॉट सीरियस, दिस इज अ जोक। सर इजाजत दीजिए। किस बात की? इजाजत दीजिए। किस बात की? सर कराची नहीं देखा, देख के आते हैं। ये जनून है, ये कमाल, बट दैट्स अ जोक। हम लोग आपस में मजाक करते हैं। पाकिस्तान के सर एक बड़े मशहूर पत्रकार हैं हसन निसार साहब, आपने उनको सुना भी होगा। तो वो एक बात अक्सर कबूल करते हैं कि जो 4 जंगें पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ी, वो पाकिस्तान ने ही इनिशिएट की, थोपी। और वो एक बात अक्सर अंडरलाइन करते हैं कि आज भी पाकिस्तानी फौज में जो लोग बैठे हैं वो इस गलतफहमी में है कि एक एक मुसलमान 4-4 हिंदुओं को नीचे लगा लेगा। जो आपने बात कही ना कि जुनून से, मजहबी जुनून से ज्यादा सोच रहे हैं और टेक्निकल तरीके से कम सोच रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक ऐसा सिंड्रोम है जो पाकिस्तानी आर्मी के अंदर अभी भी मौजूद है? ये सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी में है। 57 कंट्रीज हैं जो मेंबर्स ऑफ द OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक वर्क, और कहीं पे नहीं है। ये कहीं नहीं मैंने देखा कि इस टाइप की चीज होती है। हाँ, सुडान में, अभी बताता हूँ सुडान में क्या होता था सर। गृह युद्ध वहां, सुडान इंडिपेंडेंट हुआ था 1156। 1156 हाँ, 1 जनवरी 56 को सुडान आजाद हुआ। ठीक है, ब्रिटिश लोग वहां से भाग गए थे, बेईमान थे, वहां पे भारत से भागे, वहां से भी भागे। तो उस समय नॉर्थ सुडान, साउथ सुडान 2 हिस्से थे उसके। साउथ सुडान में 70% थे क्रिश्चियंस और 25% थे ट्रेडिशनल अफ्रीकन रिलीजन, जो उनके अपने कबीलों की बिलीफ से, और 5% मुस्लिम थे। नॉर्थ में 100% मुस्लिम थे। फिर नॉर्थ वालों ने क्या कोशिश की, उसको बोला तेरा नाम क्या? बोला मेरा नाम सर पीटर जॉन है। नहीं, तेरा नाम मोहम्मद पीटर जॉन है, तू मुसलमान है। कहते सर मैं मुसलमान, मैं तो चर्च जाता हूं। मैं तो कहते चुप, तू मुसलमान है। वो गृह युद्ध शुरू हो गया।
अब वहाँ पे क्या हुआ कि फिर वो देश का बंटवारा हो गया 2011 में जब बशीर साहब ही राष्ट्रपति थे। साउथ सुडान अलग हो गया, दक्षिण सुडान, अब वो रिपब्लिक ऑफ साउथ सुडान है, और नॉर्थ में जो है वो रिपब्लिक ऑफ सुडान है। वो अपने आप को अरब समझते हैं और कहते हैं सारे काले अफ्रीकन कौन है ये लोग, लेकिन वो अफ्रीकन ने लड़के मुकाबले के अलग हो गए। सुडान में वो कहते थे कि देखो हमें ये गलत फहमी थी कि ये अफ्रीकन को लड़ना नहीं आता, इन्होंने तो मार मार के हमारी नाक में दम कर दिया। ये तो 41 साल गृह युद्ध चला कि हमारे को पीटा इन्होंने, हमको तो लोग कहते थे कि हम इस्लामिक हैं, बड़े बहादुर हैं, देख लिया हम कितने बहादुर, तो भाग गए वहां से। The issue with सुडान में इशू थी, उनके प्रेसिडेंट ने बोला too little Islam destroyed us। पाकिस्तान की इशू है too much of Islam is going to destroy पाकिस्तान। बलूचिस्तान में क्या हुआ आपको तो पता है, ट्रेन को हाईजैक कर लिया, और जब अच्छा बलूचियों को मैं जानता हूं, उन्होंने छोड़ दिया औरतों को, बच्चों, वो नहीं मारते हैं, उनका बड़ा जेंटल इस्लाम है, उन्होंने छोड़ दिया। और फिर पाकिस्तानी फौज का हमने छुड़ा लिया जी, उनको क्या छोड़ा, उन्होंने तो खुद ही तो छोड़ा था, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को छोड़ दिया है। वही गलती कर रहे हैं जो इन्होंने बांग्लादेश में की थी, सेम मिस्टेक। इतिहास का क्या सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। इतिहास के सबक से सर याद आया, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बलूचिस्तान के जो राजा थे उस वक्त, जो प्रोविंस थे, तो यार खान के जो है ना, या अगर मैं उनका नाम गलत नहीं, तो यार खान उनका नाम था। उन्होंने कहते हैं कि नेहरू साहब को ये ऑफर किया था उस वक्त कि हम हिंदुस्तान के साथ दोस्ती चाहते हैं और हिंदुस्तान में शामिल भी होना चाहते हैं, लेकिन नेहरू साहब ने मना कर दिया। क्या ये फैक्चुअली ठीक है बात? मैं आपको बताता हूं हिस्टोरिकल क्या है, जो बेस्ड ऑन इम्पेकेबल रिसर्च। 43 में जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो एक गोरा था स्ट्रैफर्ड क्रिप्स, वो क्रिप्स मिशन भारत आई थी। ठीक है। उसका मकसद ये था कि भाई भारत सरकार को, उस समय जो हमारी सेल्फ गवर्नमेंट की जो भी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कि इनसे कहें कि पूरी तरह से समर्थन और लोग भेजो। 25 लाख भारतवासी तो वैसे ही दूसरे विश्व युद्ध में लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए, जबकि एक, मैं जिक्र अक्सर करता हूं, एक बंगाली निकाला था सिंगापुर से 25,000 लेकर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उस समय क्या हुआ, स्टैफर्ड क्रिप्स की मिशन आई और बात करने के लिए कि भाई हम सोच रहे हैं कि भारत को हम आजादी, सेल्फ रूल दे दें, तो आप थोड़ा वॉर एफर्ट हमारी और मदद करिए। उस समय जो कलाट, जो दिल है बलूचिस्तान का, खानो कलाट ने उनको चिट्ठी लिखी कि आप आ गए हो, अगर आप भारत को आजादी दे रहे हो, याद रखिए कि हम भारत का हिस्सा नहीं थे, हम आजाद थे, हमें आजादी दो। और जानते हैं कि कलाट की इस बात में उनका रिप्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन किया क्रिप्स मिशन के सामने, एक बैरिस्टर ने किया था। उस बैरिस्टर का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अपनी फौज भेजकर जबरदस्ती इन पे कब्जा किया था। ये धोखाधड़ी उस समय से इनके खून में है। सो ये सही है कहानी बिल्कुल। दैद खान ऑफ कलाट ने कहा था आई वांट टू जॉइन इंडिया। पश्तून अब्दुल गफ्फार खान ने भी यही कहा था। उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो जो रेफरेंडम हुआ था जिसमें कहने लगे आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए, अरे 565 में से 552 से सीधा भारत की तरफ चले गए थे। आपका बचा कुचा था वो आपने ले लिया। क्या कहता थे, आई हैव गॉट अ मॉथ ईटन पाकिस्तान, जिसको दीमक खा गई है। तो अभी भी तो खा रही है दीमक, तब से आज तक आपके देश को जिन्ना साहब ने कहा था दीमक खा रही है। तो ये बिल्कुल सही है कि दे वांटेड टू जॉइन इंडिया। और आज मुझे बलोच कहते हैं काश जो मेरे मित्र हैं अगर हम भारत का हिस्सा होते। देखिए आप लोग कहाँ पहुंच गए। यू नो दे कम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं आए थे फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। उनके पास कौन से देश का पासपोर्ट है मुझे याद नहीं, यहीं आए थे। मुझे कहने लगे आप लोग अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं? हमारे हॉस्पिटल देख के, सड़कें देख के, होटल्स देख के, मैं कहता वेरी जेंटल पीपल। औरतों पे अत्याचार नहीं करेंगे, बुजुर्गों पे नहीं करेंगे, बच्चों पे नहीं करेंगे। उनकी प्रॉब्लम ये थी नंबर्स नहीं थे। अब क्योंकि बहुत आबादी उनकी कम है, अब उन्होंने दोस्ती कर ली है बाकी ग्रुप्स के साथ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, इसके साथ बलूच नेशनल आर्मी बना दी है और सुसाइड बॉम्बिंग शुरू कर दी है जो उन्होंने मदरसों में सीखी थी इन लोगों से। तो ये सब जब मजबूर होकर किया, मजबूर होकर, उनके खून में नहीं था ये, बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी उन्होंने बच्चों को नहीं मारा, छोड़ दिया था। ये जो ट्रेन का है वो कभी नहीं करते हैं। वेरी जेंटल पीपल, वेरी गुड पीपल। उनके नवाब अली अकबर खान बुगती होते थे, लीडर बुगती के, मैं जानता था उनको, न्यूयॉर्क में मिला था। वो बड़े ही वाज अ वेरी लार्ज हार्टेड मैन, वेरी हैंडसम फेलो। कई बार मुझसे बात करते थे कि उस समय तो आई वाज अ यंग ऑफिसर। बेटा कहती थी, बेटा आ जाओ ना आप हमारी तरफ। हमारी तरफ का मतलब कम एंड सी मी समटाइम्स इन पार्क। वो समय गवर्नर थे या चीफ मिनिस्टर मुझे याद नहीं है। वेरी वेरी गुड मैन। लेकिन फिर वो मिला नहीं उनको जो मिलना था। फिर एक गुफा में छुपे हुए थे, फिर एक मिसाइल के जरिए उनको मार दिया। सर पाकिस्तान की बात चल रही है तो बहुत सारे लोग एक सवाल ये भी करते हैं कि जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो उसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब सूबे से नहीं, अगर हम बाकी सूबों की बात करें, सिंध की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर लें, तो अब बहुत बड़ी तादाद में पॉपुलेशन ऐसी है जिससे हमारा एक कल्चरल पुराना हिस्टोरिकल रिलेशन भी है, जो आज भी इमोशनली भारत के साथ एक कनेक्शन फील करते हैं, या जिस तरह की जिंदगी वो जी रहे हैं कहीं ना कहीं भारत की तरफ देखते हैं कि भारत शायद उनको लिबरेट करवाए। किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं? पाकिस्तान का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं है जो पाकिस्तानी फौज में या पंजाब में बैठे हैं। यू आर सो राइट। और फौज तो उनकी पंजाबी डोमिनेटेड है, बाकी जितनी कम्युनिटीज हैं वो नफरत करती है पंजाबियों से, वहां पर ये सब कुछ खा रहे हैं। मेरे को एक बहुत ही
एक्सपीरियंस डिप्लोमेट ने बताया था 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी हुई, तो ये जो व्यक्ति हैं ये 72 में पाकिस्तान में पोस्टेड थे, और इन्होंने मुझे कहा उस समय एक GS सिंध मूवमेंट होता था, अभी भी कभी कभी चलता रहता है। तो वो जो सिंध के उस मूवमेंट के लीडर थे फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ सिंधु देश या सिंधिस्तान जो भी वो कहते थे, उन्होंने इस व्यक्ति से कहा कि मैंने एक सपना देखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी आई और मुझे चाबी दे दी मेरे इंडिपेंडेंट सिंध देश की। विचार था उस समय उन लोगों के ख्याल थे, वो नहीं हुआ। 100% पाकिस्तान इज एन आर्टिफिशियल क्रिएशन, तो है ही नहीं, आर्मी के लिए बना हुआ एक देश, आर्टिफिशियली बनाया हुआ। और बनाया था क्योंकि वो एक होता था, एक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, किसी चर्च में उसका जन्म हुआ था, पहाड़ी पर चर्च होती थी, क्या नाम था उसका, चर्च ऑन अ हिल, ऐसे कुछ नाम था उसका। विंस्टन चर्चिल। हाँ वही ऐसा ही कुछ था। तो उसने बोला था कि ठीक है आज़ादी दे दो, वो तो बिल्कुल आज़ादी देना नहीं चाहता था। सरदार पटेल ने ये कहा भी था कि तू तो समय के साथ लड़ रहा है, ये इंपीरियलिज्म का जमाना अब खत्म हो रहा है। इंग्लिश लोग क्या कहते थे, वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एम्पायर बिल्डर्स, हम कहते थे वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एम्पायर बस्टर्स। हमने तोड़ दिया था आपका एम्पायर, शुरुआत तो हमें नहीं की थी, सब चलते गए। तो ये चीजें जो थी उन लोगों के विचार था ब्रिटिश का कि किसी तरह से कंट्रोल किया जाए तो पाकिस्तान को, कीप अ लिटिल बिट ऑफ इंडिया फॉर अस। एक पश्तून की मशहूर कहावत है कि जब पाकिस्तानी फौज के लोग गए कहने लगे ये करो वो करो, उसने कहा व्हाई शुड वी अफगान्स who have never lost a war take orders from a Pakistani who has never won a war। कि तुम हमें बताओगे, तुम हमें सिखाओगे। हाँ। तो सर 2021 में जब अमेरिकन गए वहां, तो पाकिस्तानी तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अब तो अफगानिस्तान पे भी हमारा राज हो गया, हम इन्हीं तालिबानियों का इस्तेमाल कश्मीर में करेंगे, भारत को सबक सिखा देंगे। और आज की हकीकत यह है कि जो भारत उस वक्त दूर लग रहा था वो तालिबान के फिर भी क्लोज आ गया। हमने एक तरह से काम भर के जिसे कहते हैं संबंध बना लिए हैं। और पाकिस्तान और वो तो बिल्कुल आपस में हम चौथे दिन देखते हैं कि बॉर्डर पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो क्या पाकिस्तानी कभी तालिबानियों को समझ नहीं पाए? और दूसरा, भारत ने क्या मैच्योरिटी दिखाई जहां पूरी दुनिया तालिबान से दूरी बनाई थी? हमें पता था कि इनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, इनसे इतने रिलेशन रखने चाहिए कि हमारे खिलाफ ना हो जाए। ये डिप्लोमेसी थोड़ी मेरा ख्याल हमारी डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी रही है। जो तालिबान के जब वापस आए, वो मुल्ला बरादर कोई होता था उनका बड़ा लीडर, उनको चीन ने भी बुलाया, बोला आप तो पिवटल फोर्स हैं, आप मेरे डार्लिंग हैं। तो मुझे बताया गया, एंड दिस इज ट्रू, आई हैव नो रीजन टू डाउट इट। तो मुल्ला बरादर ने कहा साहब वो जो उइगुर लोग मुसलमान हैं उनका क्या हुआ? हाँ जी आप तो मेरे डार्लिंग नहीं, सर वो उइगुर का क्या हुआ? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, सबको ठीक। हाँ जी वो उइगुर का क्या हुआ? वो सब ठप हो गया वहां पर, बिकॉज दे नो। सर जब अमेरिकन ने बॉम्बिंग की थी, आपको एक चीज बताता हूं, और तालिबान भागे थे, फर्स्ट रेजिम उनकी टॉपल हो गई थी, तो बहुत से लोग थ्रू दैट उसको जो हम पैन हैंडल कहते हैं, जो कॉरिडोर नैरो वाखान कॉरिडोर, वहां से उन्होंने भागने की कोशिश करी, चीनियों ने ब्लॉक कर दिया था, चीनियों ने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। और मदद किसने की थी अमेरिकन फोर्सेस की? पाकिस्तान ने। तो इनको तालिबान कहता है देखो अभी तक तो ये मेरे को डार्लिंग करते थे, मदद करते थे, अब अमेरिका ने आके जब कहा इफ यू आर नॉट विद अस यू आर अगेंस्ट अस, हम आपको बॉम्ब करके स्टोन एज में भेज देंगे। उन्होंने मुशर्रफ की सरकार को कहा था कि ये तो दोगलापन है पाकिस्तानियों का। अभी तक तो कहते थे अल्लाह की कसम हम आखिर दम तक आपके साथ रहेंगे, सारे भाग गए। ये तो कौन कमीने लोग हैं, ये भाग गए वहां से। तो ये चीजें जो है उनको नहीं पचती है, बिकॉज दे आर वेरी लॉयल। अगर वो एक बार दोस्ती करते हैं जान दे देंगे, दुश्मनी करते हैं तो जान ले लेंगे। मैं पश्तून हूं सर, मैं जानता हूं हम लोगों की फितरत क्या होती है। तो उन्होंने फिर ये जो कहा कि आप तो कश्मीर लेंगे, क्यों? उसकी मेरे से क्या दुश्मनी है? ना मेरा कॉमन बॉर्डर है उसके साथ, मैं तो उसकी मदद करता रहा हूं। हमने कितने प्रोजेक्ट्स वहां पे किया, और फिर हमारा इस समय एम्बेसडर नहीं है लेकिन हमारा मिशन वहां पे काम कर रहा है। उनको खाद्य पदार्थों, व्हीट की जरूरत है, हमने भेजी। उनको मेडिसिन की जरूरत है, हमने भेजी। वैक्सीन की जरूरत है, हमने भेजी। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता है। तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है इस्लाम के नाम पर। नहीं सर, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था 1849 में? रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। जब पेट खाली है तो धर्म भर दो। अफगान को वो नहीं चाहिए था, पैसा लाओ। अब तो उसकी इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान से, क्योंकि वो ड्रग्स स्मगलिंग और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, वो अपना पैसा वहां बना रहे हैं। सो अगर मैंने कई बार अपने अफगान फ्रेंड से पूछा है कि किस टाइप का रिलेशनशिप आप चाहते हो पाकिस्तान के साथ, कहते बिल्कुल वही, हम शहंशाह वो हमारा सेवक। और पाकिस्तानी फौज को लगता है कि हम शहंशाह वो हमारा सेवक। उन दोनों का आपस में कभी बनेगी नहीं। हमने कभी नहीं उन पे हुकूमत करने की कोशिश की। हमारा सिस्टम नहीं है, हमारी डिप्लोमेसी इतनी अच्छी है कि हम उनके इक्वालिटी पे, कोई भी देश छोटे से छोटा वो रिस्पेक्ट चाहता है सर। अगर आप उसकी इज्जत दो, इज्जत लो। उसमें चाइना की यही गलती है। मेरा ख्याल 10 साल हो गए, तो अभी जो मंगी जो है ना उनका फॉरेन मिनिस्टर, उस समय वही था, बीच में निकाल दिया फिर वापस लिया। लाओस में एक आसियान प्लस मीटिंग हो, आसियान जो ग्रुप है प्लस और कुछ और लोग थे, अमेरिकी भी थे, हम लोग भी वहां थे। तो एक आसियान के मेंबर ने, शायद फिलीपींस था, उसने उठ के कहा कि साहब ये साउथ चाइना सी में आप लोग बड़ी बदमाशी कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री से कहा, ये भी विदेश मंत्री था, मुझे याद नहीं है कौन से देश का था। उसने कहा बहुत बदमाशी कर रहे हो, क्या हो रहा है? तो चीनी उसको कहता है सुनो चूहे, तुम चूहे मैं शेर, स्वीकार करो, जो मैं करूंगा वो सही है, एक्सेप्ट इट।
यार ये चीज़ें नहीं कही जाती। वो भी विदेश मंत्री आपने, उसके बाद उनकी रिलेशनशिप खराब होने लगी। वो डुटर्टे था ना, वो चीन का फिलीपींस का राष्ट्रपति जिसको अभी गिरफ्तार कर लिया है, लोगों को मारता फिरता था, उसने तो जब पिंग पोंग चाइना का टिंगलिंग डिंगलिंग जो भी है वहां पे फिलीपींस गया तो इसने टिंगलिंग ने बोला मैं ये दूंगा वो दूंगा, तो इसने बोला ओ आई लव यू सर, आप तो मेरे डार्लिंग हैं, आप समझते हैं। 1 साल के बाद कमीना कहीं का, ये बदमाश कहीं का, ये गुंडा कहीं का, ये चीजें क्या है? तो चाइना की पॉलिसी है कि मैं तुम्हें उधार दूंगा, फिर तुम उधार दे नहीं पाओगे, फिर मैं तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी जमीन लेके मैं क्या करूंगा? हाँ। अब आपने साउथ सुडान की मिसाल के तौर पर आपने $1 बिलियन दे रखा, वो जब मैं जाता हूं वहां के लोग कहते हैं हम वापस नहीं करेंगे। क्या कर लेगा तू? फौज भेजेगा अपनी? भेज दे, ठोकेंगे जैसे हमने सुडान को ठोका था, तेरे को भी ठोकेंगे। तो सर आपकी इसी बात से सवाल निकल कर आया कि एक तरफ अमेरिका है, ट्रंप है वहां, जैसे हर चीज में ये दिखता है कि तुम मुझे क्या दोगे जो मैं तुम्हें कुछ दूं। दूसरी तरफ चीन है, इसके पास पैसा कर सकता है लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं है। क्या इस सारे माहौल में दुनिया, खासतौर पर जो जैसे हम कहते हैं ग्लोबल साउथ है, क्या वो भारत की तरफ देख रहा है? 100%, क्योंकि हमने कभी मांगा नहीं है कुछ इन रिटर्न। ये बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक जिन 3 देशों में काम करता हूँ, एक वहाँ के लीडर ने कहा कि हमको एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए भारत से, सॉफ्ट लोन। हम लोग सॉफ्ट लोन देते हैं, बड़ी इजी टर्म्स, बड़ा ट्रांसपेरेंट है। चीन का तो बड़ा ओपेक सिस्टम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ जिससे करनी है। हमने बात कर ली, एक्स मांग रहे हैं तो दे दीजिए। बोले हम दे देंगे। जब हमने दिया तो वो XXX दे दिया। भाई बड़ा देश है, बड़ी ताकत है, और पीएम साहब तो हमारे हैं बड़े खुले दिल के, उन्होंने दे दिया तो हो गया काम। माई पॉइंट है सर, जो मैं देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में कि ग्लोबल साउथ, अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की भी जो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, ये लोग भारत की तरफ देखते हैं। और मैं उनको यही कहता हूँ, पहले तो कहते थे कि देखा यूरोप को देखिए कितना डेवलप्ड है, हम उनकी तरह होना चाहते हैं। मैंने कहा वो आप भूल जाइए, वो डिक्लाइन कर रहे हैं ना, कि इकोनॉमीज खत्म हो रही है, पॉपुलेशन खत्म हो रही है। फिर मैं उनको एक कहता हूँ कि आप जाके ये गाना सुनिएगा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, हीरो भारत है, तुम्हारा हीरो, तुम्हारा जो रोल मॉडल है वो कितनी डाइवर्सिटी है। सर अरब लीग में 22 देश हैं, लीग ऑफ अरब स्टेट्स, एक भाषा बोलते हैं अरबी, 22 कंट्रीज, हम एक देश हैं और 22 ऑफिशियल भाषाएं। जब मैं अपने अरब फ्रेंड्स को कहता हूं वी हैव 22 ऑफिशियल, करेंसी नोट पे आप देखेंगे 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 1 कंट्री, कहते हैं हमने कभी ये सोचा नहीं था, हाउ डू यू मैनेज? ये तो भारत का चमत्कार है, यू नो, वी आर अ मिरेकल कंट्री। और अगर आप इसको स्वीकार करें, सो एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न सर, उसकी कोई दुश्मनी हमारे साथ नहीं है, किसी की नहीं है हमारे साथ। हाँ, हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा हमेशा के लिए दुश्मन है, उन्होंने कहा इटर्नल एनिमी। भाई ये क्यों कहते हो? और चाइना को आप समझ आ, तो मोदी साहब जब पीएम बने थे तो उन्होंने बुलाया भी था, फिर वो हम मिलने भी गए थे। पठानकोट में जब विस्फोट हुआ था तो उन्होंने को जांच करने का दिया था, लेकिन जब पुलवामा हुआ तब मुझे लग रहा भारत को लगा था कि नहीं, अब इनसे दूसरे तरीके से डील करना चाहिए। दे लॉस्ट इंडिया, दे लॉस्ट फ्रेंडशिप कंप्लीटली पुलवामा के बाद, एंड चाइना लॉस्ट इंडिया विद गलवान। क्यों किया तुमने? तू भी पीछे हट गया। 8 दिन जब गलवान अंडरएस्टिमेट किया था उन्होंने, उनको नहीं पता था कि भारत सर वो कोविड का टाइम था, और पिंग पोंग के लोगों ने उसको कहा कि देखिए इंडियन आर्मी जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, कोविड का टाइम है। मैं और बताता हूं रियलिटी, आपके लोगों को जो लोग देखते हैं पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा इंडियन आर्मी कुछ नहीं करेगी। 8 दिन के बाद, झड़प के बाद, हमने कहा देखो भाई तुम वापस चले जाओ, जो पेट्रोलिंग तुम करते थे, जो हम करते थे, हम वहीं करेंगे। 4 साल के बाद वहीं वापस चले गए। पहले टिंग टोंग, हमारे तो 20 जवान शहीद हुए थे, कर्नल साहब भी, हमने स्टेट ऑनर्स दिए उनको, उन्होंने माना ही नहीं। पहले बोले 4, फिर 1 महीने का, अच्छा नहीं सॉरी गलती होगी, 8 नहीं 12 थे, हल्के हल्के 4 के बढ़ाते जाते। अरे 100 से ज्यादा शब्द तो हमने लौटाए हैं उनको, झूठ बोलते हैं। क्योंकि यू नो मैंड्रिन भाषा जो वहां की है, देयर इज अ वर्ड फॉर रियलिटी, देयर इज नो वर्ड फॉर ट्रूथ। बहुत बढ़िया। हमारा तो है सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है सर, उनमें ट्रूथ का शब्द नहीं है, रियलिटी का है, ये हकीकत है, लेकिन सच्चाई क्या है वो तो पेशा ही उनका झूठ है। लेकिन सर फॉरेन पॉलिसी की एक कड़वी हकीकत ये भी आप ज्यादा अच्छे से बताएंगे कि अगर आपके पास इकोनॉमिक माइट है किसी भी कंट्री के, आप आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी उतनी ही तभी मजबूत होगी। जैसे रशिया से जब तेल लेने की बात थी, चाहते तो इमरान खान भी थे, लेकिन आपकी कोई औकात नहीं तो अमेरिका ने आपको साइड करवा दिया। हमारी औकात थी तो हमने तेल खरीदा भी। आपको नहीं लग रहा कि जब चीन और भारत के रिश्तों की बात होती है और दुनिया से कैसे ताल्लुकात बनाने हैं, ये अभी भी इस चीज में चीन का थोड़ा एज इसलिए क्योंकि उसका इकोनॉमिक माइट जो है जिस लेवल का, वहां नहीं पहुंचे। देयर इज नो क्वेश्चन, लेकिन हम लोग ने सब कुछ तो उनको, इट बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये आपको बराक ओबामा की बात बताता हूं, जो उनको हम बड़ा प्रेसिडेंट, बड़ा बहादुर समझते हैं, जिसको मेरा ख्याल नोबेल पुरस्कार भी दे दिया था उसके प्रेसिडेंट बनने से पहले ही, दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। तो वो जब गया चीन तो बोला कि डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। चीन ने कहा क्या मतलब है, बराबरी की? बोला हाँ। तो चीन ने कहा आधी दुनिया तुम्हारी, आधी दुनिया हमारी, कहानी खत्म। फिर इसने एक स्टेटमेंट दिया, देखिए हम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हैं, पीरियड। ये हमारी बराबरी करने की, उसको लाइन पे बात समझ आ गई कि चीनी क्या बोल रहा है कि भाई तुमने खुद ही कहा है कि हम बराबर के दोस्त हैं, तो चलो। सो चाइनीज डोंट नो हाउ टू बिहेव, और अमेरिकन ऑल्सो अब ये समझ गए हैं। मैं मानता हूं कि हमने सारी दुनिया ने आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स क्योंकि ऐसा, अमेरिका में जब मैं पोस्टेड था तो मैं पतलून खरीदता था, मान लीजिए $10 की, मैं बात कर रहा हूं मिड 80s की।
उसमें से अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती थी $5 का मुनाफा होता था। चीनी आया तो $5 बनाता, मैं 1 पैसे में बना दूंगा। हाँ। और बाकी तेरा प्रॉफिट। अमेरिकन ने प्रॉफिट, वेरी गुड, सारी अपनी फैक्ट्रियां वहां ले गए। फिर देखा यार मेरा तो ऑर्केस्ट्रा बच गया है। अब वापस रीशोरिंग की बात कर रहे हैं, फ्रेंड शोरिंग की बात कर रहे हैं कि वापस लाओ। तो ये जो गलती हो गई थी हमने भी की, सारा कुछ तो वहां से करी क्योंकि वो सस्ते में बेच रहे थे। अब हम ये समझ गए कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। पैसा आपके पास जरूर है, मिलिटरीली हम डट के आपका मुकाबला करेंगे, डिप्लोमेटिकली हमने आपको आइसोलेट कर दिया है। कोई आपको पसंद नहीं करता, आपका पैसा लेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी हो गई है उसके, आप उसके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर नहीं बनेंगे। ही विल टेक योर मनी बट ही मे हेट यू। हमारे साथ क्या है कि दोस्ती है, मित्रता है और मोहब्बत है दोनों तरफ। वो हमेशा कहते हैं कि इंडिया नेवर एक्ट्स अगेंस्ट अस। तो चाइना को जिस दिन ये बात समझ आएगा, अगर हम हल्के हल्के कोशिश कर रहे हैं, हम सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं मैं नहीं कह सकता। हमारी इंडस्ट्री वाले कहते हैं अगर हमने उनके साथ डीलिंग कर दिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से आप जो मर्जी कहें, आदमी बड़ा होशियार है। उसने कहा हाँ हमें तकलीफ होगी लेकिन हम सह लेंगे। अगर हमारी इंडस्ट्री तैयार हो जाए, शुरू कर दे, आपकी फाइनेंस मिनिस्टर अक्सर कहती रहते हैं अब खेल जो है गेंद आपके कोर्ट में है, अब आप खेलिए, इन्वेस्ट करिए, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करिए। स्पेस मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, अंतरिक्ष सर 250 स्टार्टअप्स हैं स्पेस सेक्टर में। पहले सिर्फ इसरो होता था, 250 और ये अपने रॉकेट बना रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम पहुंच गए हैं सर, अपने रॉकेट भेज रहे हैं, सैटेलाइट बना रहे हैं। और आपको एक चीज और बताऊं, जो 2 लाख हाईटेक स्टार्टअप्स हैं भारत में पिछले 2 साल में, वी हैव द वर्ल्ड्स वन ऑफ द टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम। जो 2 लाख हाईटेक स्टार्टअप्स की बात करते हैं सर, आज मेरा सीना चौड़ा है, आधे से ज्यादा हमारी बेटियां चलाती हैं। क्या बात है, आधे से ज्यादा हमारी भारत की बेटियां चलाती है, तो सीना तो मेरा अपने आप। तो आप कह रहे हैं कि अभी जो कुछ हो रहा है उसकी कंपाउंड रिटर्न हमें आने वाले 4-5 साल, ये ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन, क्योंकि इतने सालों से तो हम डिपेंडेंट हो गए थे। अब सर जब आपकी शादी उनके साथ 30 साल की है तो 3 मिनट में तो फिर तलाक नहीं होता ना, थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आदमी खाने पीने की आदतें सुधारे तभी सेहत में फर्क दिखने में 6 महीने लग जाते हैं, तो देश में फर्क दिखने में तो 10-15 साल लगेगा। बस यही कहना है जो लोग देख रहे हैं, सीधा मैं आपकी तरफ देख के कह रहा हूं, भरोसा करिए, अपने आप पर भरोसा करिए, हम में बहुत ताकत है। भारत पर भरोसा करिए, भगवान श्री हनुमान की तरह अंदर झांक के देखिए, हर दिल में राम बसता है, हर दिल में सच्चाई बचती है, हर दिल में भारतीयता बसती है। कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल सर, आखिर में कुछ सवाल मैं अमेरिका से जुड़े पूछूंगा, फिर एक रैपिड फायर और फिर आपका जो कीमती वक्त है रैपिड फायर मशीन गन गायब, रैपिड फायर हम सवालों से पूछेंगे। सर जब भी मैं ट्रंप को देखता हूं या जब हम लोग ट्रंप को देखते हैं तो हमें लगता है कि इस शख्स ने डिप्लोमेसी के मायने ही बदल दिए। एक वक्त होता था कि बड़े नपे तुपे शब्दों में बात होती थी, सामने वाले को सिग्नल दिया जाता था कि तुम्हें समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ ये आदमी सामने बैठ के सीधा बात करता है, समझ आ रही है, नहीं आ रही तो ये करो वो करो। तो आपको क्या लगता है कि अगर दुनिया का सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति इस भाषा में बात करता है तो आसानी ऐसे आदमी से डील करने की या मुश्किल है? बहुत आसान है। जो क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की तरह, तभी तो उनकी दोस्ती है। जो कहता है वो करता है, जो करता है वो कहता है। और जेलेंस्की के साथ जो उनका संवाद हुआ था, जिससे लोग डिप्लोमेसी की हिस्ट्री में सबसे नायाब सीन कहते हैं, आप उसको कैसे, आपने देखा डिप्लोमेसी की हिस्ट्री जो है ये गोरों की बनाई हुई है। हमारे टाइम में तो हमारे तो चाणक्य की डिप्लोमेसी। तो आपने सिर्फ जो वो सीन देखा था, मैंने देखा है, कितना शॉकिंग था वो आपके लिए? ज्यादा शॉकिंग नहीं था। मैं तो ट्रंप साहब को उनका ट्रंप 1 में भी देखा है और मैं उनको समझता हूं, उनके दोस्त, उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, कई मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं इस व्यक्ति को, नॉट पर्सनली इन द सेंस कि हम लोग बैठ के भोजन नहीं करते, उनके तौर तरीके समझने की कोशिश है, वेरी क्लियर। जब ये वहां पे भी गया था, हाउडी मोदी का जो ह्यूस्टन में हुआ था, उसमें भी ये पहुंच गए वहां मोदी साहब के साथ, क्योंकि भारतीय समुदाय के लोगों के पास आर्थिक ताकत बहुत है। फिर जब अहमदाबाद में उनकी मीटिंग में बड़ा खुश था यहाँ पर। सो ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड, ही लाइक्स टू बी टोल्ड यार तू शहंशाह है दुनिया का, जो है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब क्या है कि एक टाइम में हम ग्रेट थे, अब दोबारा ग्रेट बनाओ। सो दिस अपील्स टू द अमेरिकन्स डोंट लाइक टू बी नंबर 2 पीरियड। हम न्यूमेरो उनो है, नंबर 1, वी वांट टू बी नंबर 1। उनका पता है फोन का डायलिंग कोड क्या है? 1। और जितने देशों में जाता हूं, भारत को छोड़ दीजिए, कई देशों में उनकी जो एम्बेसीज होती हैं, आपको एक नंबर दिया जाता है प्रोटोकॉल की लिस्ट में। यहाँ तो 77 या 78 है। जितने देशों में गया हूं, नंबर 1 वो मांगते ही है। एम्बेसी बनाते हैं। मैं जॉर्जिया में आपका राजदूत था, किसी पहाड़ी के ऊपर एम्बेसी बनाई हुई है, तो जॉर्जिया के लोग जब काम पे जाते हैं पहले वहां मत्था टेको फिर आगे जाओ। ये अमेरिका का दूतावास, पावर प्रोजेक्शन, इन्होंने इसमें माहिर हैं ये लोग। तो वोरा साहब, इसका मतलब क्या माना जाए कि कल को भारत भी अगर चीन की तरह ताकतवर होता है या अमेरिका को लगेगा कि मेरी बराबरी पर आ रहा है, तो हमारे साथ भी वैसी डील करेगा जैसा चीन के साथ? नहीं, क्योंकि चीन बराबरी से ज्यादा उस नंबर 1 बनना चाहता है। उनके सारे जो लीडर्स हैं, उनके अखबार में निकला, विल बी द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नेशन, मिडिल किंगडम, हम तो दुनिया का सेंटर बनेंगे। और टाइगर वो जमाना खत्म हो गया, कौन सी चरस खाता है तू? अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध के बाद नंबर 1 है
सोवियत संघ चला गया है, उसने मुकाबला की थी, सोवियत संघ टूटा क्यों है? नॉट मिलिटरीली, किसी ने नहीं हराया, उसकी इकोनॉमी खत्म हो गई थी ना सर। अफगानिस्तान में तो बर्बाद हो गया था वो बिल्कुल, जो पैसा खर्च करते थे रेवेन्यू नहीं था, और फिर वहाँ लोग झूठ बोलते थे। एक मेरे सोवियत यूनियन के एक बहुत अच्छे मित्र थे उस टाइम, वो बोला कि द गवर्नमेंट, सोवियत संघ की गवर्नमेंट, दे प्रिटेंड टू पे अस एंड वी प्रिटेंड टू वर्क। तो ये बड़ी मतलब कि पैसा नहीं था किसी के पास। खैर वो कहानी खत्म हो गई। मेरा मानना है कि भारत से, हम लोग डेमोक्रेसी हैं, हमारी मित्रता उनके साथ बड़ी पुरानी है, तो इट्स नेवर गोइंग टू टेक प्लेस कि हम लोग उनके साथ नफरत करें। आपने सर अमेरिका को लेकर एक बात जो बार बार कही कि वो नंबर 1 रहना चाहता है, क्या ये नंबर 1 रहने की चाहत में ही वहां पर डीप स्टेट भी एक्टिव होता है, जो लगातार नजर रखता है कि अच्छा दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था उभर रही है, कौन सा नेता मजबूत हो रहा है? जो पिछले दिनों बात आई थी कि यूएस एड को जो $21 मिलियन भारत में चुनावों के लिए दिए गए थे, फिर उसके पीछे भी कहानियां थी कि चुनावों के लिए नहीं दिए गए थे, एक आदमी को कमजोर करने के लिए दिए गए थे। और वो जॉर्ज सोरोस जो 100 साल का मरता भी नहीं है, वो भी तो इसमें सर क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही हैं, आपको लगता है इसके पीछे कोई हकीकत भी है? 100% वहां पर आप डीप स्टेट कहते हैं, मैं डार्क स्टेट कहता हूं। ओके, ये लोग अमेरिका के अगेंस्ट नहीं है, ये ओवर पेट्रियाटिक है कि अमेरिका की हुकूमत पूरी दुनिया पे रहनी चाहिए। अमेरिकन मिलिट्री का उद्देश्य क्या है? यूएस गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। ये एक पैरेलल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विद इन अ गवर्नमेंट। हाँ। मैं तो कई लोगों को इनके जो जानता, इसमें एकेडमिक्स हैं, आप जैसे तो जर्नलिस्ट, फंडिंग कौन करता है? मैं भी बता देता हूं कि फंडिंग कहां से आती है। ये जो पैसा यूक्रेन को कितने $बिलियन के दिए, आपका क्या गला सारा वहां पे गया है? अरे $100 की राइफल अगर आप $1000 में बेचो तो $900 तो वापस आएगा ना आपके पास, और उसको आप शेयर कर। दैट इज हाउ दे गेट देयर फंडिंग। ड्रग्स से भी कुछ आता है, चुप रहते हैं। डीप स्टेट या डार्क स्टेट, ये वो लोग हैं जो अल्ट्रा पैट्रियाटिक हैं। अमेरिकन मिलिट्री का उद्देश्य क्या है? टू प्रिजर्व अमेरिकन, आई एम कोटिंग, टू प्रिजर्व अमेरिकन डोमिनेंस इन द वर्ल्ड। तो ये सीधी सी बात है, और हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इनके साथ। हाँ, ये करते रहे हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप को फर्स्ट टर्म में इन्होंने बहुत तंग किया था, और सेकंड जब वो बीच में ये बुढ़न साहब ने तो उसको गिरफ्तार करवा दिया था सर, इसकी फिंगरप्रिंट हो रही थी। और क्या बोला था डोनाल्ड ट्रंप? आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग। हाँ, मैं आई कांट बिलीव कि ये हो रहा है। क्या वो इतने सच में इग्नोरेंट थे कि उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है? आप एक भूतपूर्व राष्ट्रपति के साथ ये नहीं कर सकते ना, उनको हथकड़ी पहना के उनके फिंगरप्रिंट ले रहे हो, उनका मग शॉट ले रहे हो, नहीं होता, ये नहीं किया जाता। हाँ, मिसेस गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था, पर छोड़ दिया गया था, शी गॉट बेल एटसेट्रा। ये चीजें नहीं की जाती टू ह्यूमिलिएट द पर्सन। ये बुढ़न साहब और डीप स्टेट का था कि इसको कभी वापस ना आने दिया जाए, हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसलिए तो अब उसने कसम खाई है कि मैं इस डार्क स्टेट को भस्म कर दूं। बट यू नो, अमेरिका इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन सर। जब मैं किसी से बात करता हूं अमेरिका के, मुझे 4 प्रोडक्ट्स बताइए सीरियसली, किसी गांव में थोड़ा पढ़ा लिखा, क्या है बताओ? कोका कोला, पेप्सी कोला, मैकडॉनल्ड्स, यू नो, देन ही विल नेम पिज्जा हट, ये वो बताएगा। दैट्स अमेरिकन स्टफ सर। चीन का क्या आप बताओगे मुझे? चॉप सुई, नूडल्स, क्या बोलोगे? हम जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में जो एप्स यूज कर रहे हैं, वो सारी अमेरिकन एप्स हैं। मैं एक बार एक यूनिवर्सिटी, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, मैं किसी काम के लिए लेक्चर के लिए गया था, तो वहाँ के जो डीन थे इंटरनेशनल रिलेशन, मुझे ले जा रहे, तो मैंने कहा सर ये 19 नाम क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे? कहता है नोबेल प्राइज विनर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। अरे नोबेल पुरस्कार विजेता इस यूनिवर्सिटी से। आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट सर? वहाँ पे द माइंड इज फ्री टू रोम। जो लोग आप लेते हो द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड, उसको कंबाइन करते हो, क्या क्या आविष्कार वो लोग करते हैं, वो ठीक है। हम कहते हैं कि तो हमारे लिए क्या लर्निंग है अमेरिका? हमारी लर्निंग ये है अमेरिका से, मेरा जो मानना है कि रहा हूं, अब हर साल 2 बार जाता हूं, एक तो प्लीज कंटिन्यू विद द डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारा है, कर रहे हैं जो कि, और बिल्कुल कर 100% कर रहे हैं। लोग कितनी गाली देते हैं सरकार को, लेकिन हम लोग पाकिस्तान की तरह पकड़ के उनको, यूट्यूबर्स को, इनको जेल में नहीं डाल देते, मारा पीटी नहीं करते। वी आर वेरी टॉलरेंट पीपल। वो है सेकेंड चीज जो हमको उनसे सीखनी है कि नेशनल सिक्योरिटी से कोई नहीं खेलेगा। इतनी शक्तिशाली बनाओ, नेशन फर्स्ट, इतना शक्तिशाली बना दो कि सब उसमें लाइन में खड़े होकर बोले एब्सोल्युटली नेशन फर्स्ट। और फाइनली ये जो भगवान श्री हनुमान ने याद की थी अपनी ताकत, वो पूरे भारत को अपनी ताकत अब याद आ रही है। अब तो आंख झुका के बात करते हैं, ना आंख उठा के बात करते हैं, आंख से आंख मिला के बात करते हैं। ये नया भारत है। बिल्कुल। इसी पर सर मेरा एक आखिरी सवाल है, जो मैं अगर पूरा वर्ल्ड व्यू आपसे जानना चाहूँ। अगर हम पूरी दुनिया को यहाँ से देखते हैं, हमारे इधर पाकिस्तान है, फिर आगे अफगानिस्तान है, फिर उस अपने सीरिया है, ईरान है, मिडल ईस्ट है, पूरा है, और इधर हम बर्मा को देख रहे हैं, नीचे श्रीलंका को देख रहे हैं, बांग्लादेश को देख रहे हैं, उधर यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब हम सारी दुनिया को देखते हैं, फिर हम हिंदुस्तान को देखते हैं, हमें लगता है कि हमारे देश में अकेले में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी भाषाएं, इतने लोग हैं, इतनी जाति हैं, फिर उसके बावजूद अगर हम दुनिया से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है हमारे यहाँ तो बहुत शांति है, बहुत सुकून है। क्या है इस देश की फितरत में ऐसा, खून में ऐसा, कि जो एक धर्म जहाँ एक जबान है वहाँ लोग चैन से नहीं रह पा रहे, लेकिन उसके बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद, हम एज ए कंट्री इंटैक्ट हैं, और जैसा आपने कहा कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 60 काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हो रहे हैं, 60 असेसमेंट किए किसी यूनिट में। एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स, सूडान में गृह युद्ध चल रहा है, आपस में भिड़ रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका में ये हो रहा है, म्यांमार में ये हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, बांग्लादेश में वो रखीन वाले आपस में भिड़ रहे हैं, आर्कनसा, क्या वो अरे मेरे दोस्त हैं वो लोग, आर्कनसा लिबरेशन आर्मी वो भी पहुंच गई, अराकान लिबरेशन आर्मी वहां पहुंच गई है, एटसेट्रा। तो हर जगह ये 60 हैं। भारत में फॉरगेट अबाउट मणिपुर में थोड़ा बहुत जो हो रहा है, बैड नहीं होना चाहिए, टू बी स्टॉप्ड। वी आर
island of stability in an ocean of volatility. आप देखें वोलेटाइल विजन, लेकिन हम एक चमकता हुआ सितारा। फितरत हमारी क्या है? यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अभी तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात, ये हमारे जिस्म में है। आप कहते हैं अंग्रेजों ने हमें यूनाइट किया, क्या ये लोग कहते हैं अरे मौर्य के टाइम से, अशोका के टाइम से, वी वर भारतवर्ष, हम तो विश्व गुरु उस टाइम से हैं सर। पूरी दुनिया को हमने सबक दिया। हमारी तो लोग, मैं मलेशिया में था ना, एक मलेशियन बुद्धिजीवी ने कहा था कि हम तो जंगलों में रहते थे, भारत से संपर्क हुआ तो हम एक सभ्यता बन गए। अंकोर वाट जाके देखिएगा, ये सब भारत की ताकत है। वी हैव गॉन आउट नेवर टू कॉलोनाइज बट टू सिविलाइज, ये हमारी ताकत है। पर हम लोग आखिर में हम हैं भारतवासी, आपस में जितना मर्जी भिड़ जाए। कौन सा एक देश है, मैं हंसता हूँ कई बार, मेरी पत्नी और मैं बात करते हैं, एक ही एकमात्र देश है जहां व्यक्ति के नाम से पता लग जाता है वो कहां से आता है। सुब्रमण्यम है तो दक्षिण से आता है, मुखर्जी है तो बंगाल से आता है, वोरा है तो शायद पंजाब से है, सिंह है तो यहाँ से है। अच्छा, दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति साल्वा किर एक दिन, मेरे बहुत मित्र हैं जब मैं राजदूत था वहां पर, तो मुझसे एक दिन कहने लगे कि अम्बेसडर, जब मैं हाई स्कूल में, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जब मैं हाई स्कूल में था मेरे मैथ्स टीचर प्रोफेसर सिंह थे। मैंने कहा अच्छा, तो कहता वो कहाँ पे आजकल पता लगा? मैंने कहा भारत में एक ही तो सिंह है। मैं ढूंढ के पता, आधी जनसंख्या हमारी सिंह साहब है, तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा उसका? इट वाज मेंट टू बी, बट द अफेक्शन जिसके साथ उन्होंने जिक्र किया कि ये मुझे जो कुछ है उन्होंने सिखा। हमारे टीचर्स ने तो तहलका मचा दिया था उन देशों में। सब याद रखते हैं अपने इंडियन टीचर्स का, हमारे अध्यापक, वी आर द बेस्ट। क्योंकि हमारा मानना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक भारतीय कॉन्सेप्ट नहीं है सर। हम तो कहते हैं विद्या जितनी बांटोगे उतनी बढ़ती है। हमारे टीचर्स गए हैं, उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया है, और ये आज हम इसको, हम लोगों को इसका फायदा नहीं, इसका रिकॉग्निशन मिल रही है। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत मजा आया आपसे बात की करके। और आखिर में कुछ रैपिड फायर, कुछ छोटे सवालों के जवाब मैं चाहूंगा। आपने पूरी दुनिया घूमी है जी, दुनिया में आपका कोई पसंदीदा देश जहां आपको भारत? भारत मतलब पूरी दुनिया घूमने के बाद भी भारत आपको लगता है? नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड डिस्टेंट सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत के बाहर आपको क्या लगता है, भारत को लेकर सबसे बड़ा मिथ क्या है? कि ये ओवर पॉपुलेटेड गरीब देश है, ये अपना एक्ट गेट टुगेदर नहीं कर सकते, हमेशा ये क्राइसिस में, यही कहानियां चाहिए, क्राइसिस रिडन इंडिया, दिस दैट, ये मिथ वहां बनाया गया है। अब वो मिथ टूट रहा है, अब वो भारत की ताकत देख रहे हैं। जब मैं विदेशों में बात करता हूं, बच्चों से मैं जाता हूं ना, मैं कहा अच्छा मुझे बताइए सुपर पावर्स आज की। सर यूनाइटेड स्टेट्स, मैंने कहा बिल्कुल सही है। रशिया, मैंने कहा बिल्कुल सही है। फिर कुछ बोलते हैं चाइना, मैंने कहा चलिए, फिर इंडिया, 4। हम तो अब तो देखिए, ये मैं एक चीज बताता हूं, अभी मई के महीने में 9 तारीख को रूस में विक्ट्री परेड होती है ना, जिस दिन नाजी जर्मनी को हराया था, उसने व्लादिमीर पुतिन ने 3 लोगों को आमंत्रित किया है, पिंगपोंग को, भारत के प्रधानमंत्री को और डोनाल्ड ट्रंप को। सर पहली बार एक मंच पर दुनिया की 4 महाशक्ति। यूरोप कहाँ है सर? अमृतसर के छोले खा रहा है, कोई परवाह नहीं करता उसकी। और बीच में वो क्या नाम है, वो स्टार वॉर्स नहीं, जो सर यूरोप का आपने जिक्र किया तो मैं, हालांकि रैपिड फायर हमने, लेकिन एक सवाल मेरा पूछने का बड़ा मन कर रहा है। कुछ लोग यूरोप को बड़ा भला बुरा कहते हैं कि दोनों पहले विश्व युद्ध इन्होंने लड़वाए, अभी भी जेलेंस्की के पीछे यही पड़े हैं, और दोनों वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने आके इनको बचाया था, अब अमेरिका नहीं जाएगा है, और अभी फिर ये जेलेंस्की को पीछे नहीं छोड़ रहे। यूरोप क्या, उनको जो वोकिज्म है उनके ऊपर वो हावी है? सबसे ज्यादा वॉलेटाइल वायलेंट रीजन तो वही है ना, जो आपने सही कहा, दोनों विश्व युद्ध वहीं शुरू हुई, तीसरा भी जेलेंस्की अपने आप को यूरोपियन मानता है, वहीं पे हो रहा है, रूस भी, और अभी उसी को रहे। अभी क्या हुआ है कि जब से ये सीज फायर के लिए मान गया है, तो वो जो स्टार वॉर्स है ना, क्या नाम है उस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का, स्टारबक्स नहीं, खुद भूल जाता हूं, स्टारमर यही है कुछ मेरा नाम, मैं उसको स्टार वॉर्स कहता हूं। वहां चला गया, हम 10,000 बूट्स ऑन द ग्राउंड, और टाइगर 75,000 की तेरी फौज है, 10,000 सिपाही भेजेगा, इसका मतलब 30,000 लोग तू भेजेगा, रोटेशन होगा, मेंटेनेंस होगी, 75,000 की फौज में से तो 30,000 भेजेगा। रूस ने तेरे को क्या बोला है कि भेजे, मैं गोली मार दूंगा, तो क्या करेगा? मैं नहीं भेजूंगा उनको, तो फिर क्यों है ये चीजें? दिस इज रिडिकुलस। सो माय फीलिंग हियर सर इज दैट दुनिया में अब ये जब 4 महाशक्तियां इकट्ठी होंगी, यूरोप इज फिनिश्ड, यूरोप इज डिक्लाइनिंग, नो, लेकिन ताकत खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, घमंड अभी भी बाकी है, वो भी टूट जाएगा, रस्सी जल गई बल्ली। बिल्कुल, वो भी टूट जाएगा। सर आपकी मैंने एक खासियत ये भी देखी कि आपने सारे वर्ल्ड लीडर्स को कुछ ना कुछ निकनेम दे रखे तो मतलब आपको उनमें कुछ ना कुछ ऐसा फनी मजाकिया तो लगता होगा। अगर मैं पूछूं किस नेता को देख के आपको सबसे ज्यादा हंसी आती है, आपको लगता है यार इससे किसने राष्ट्रपति बना दिया? क्लाउनेंस्की को, बेगिंस्की, वो जो बेग करता रहता है। अच्छा, सर्कस का जोकर जो है, अच्छा, कौन से देश का है? यूक्रेन। हाँ वही वो, उसको देख हंसी आती है। अच्छा, बेवकूफ आदमी है। जब उसने, और कौन सा लीडर है वर्ल्ड लीडर जो आपको बहुत इंप्रेस करता है, जिसकी डिप्लोमेसी से आप बड़े इंप्रेस रहे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, ही इज द मैन। मैं एक चीज गिव मी 1 more minute, और सब लोगों को डायरेक्टली एड्रेस करना चाहता हूं। हमने 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त में वैक्सीन क्यों दी थी? आप लोग तो उसको वैक्सीन डिप्लोमेसी ये वो नहीं। सर जब आपके घर में, आप लोग परिवार में तकलीफ होती है ना,
सबसे पहले आपका पड़ोसी आता है पूछने के लिए क्या हाल है, क्या मदद कर सकता हूँ। 100 से ज़्यादा देशों को, ना मेरे चाचा, ना मेरे ताया, ना मेरे भतीजे, ना ससुर हैं, दामाद हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी सभ्यता इस बात पर जोर देती है, इंसानियत पर। ये मेरे साथ अभी भी होता है। आई एम 74। अगर 2 दिन तक कहीं मैं बाहर चला गया हूँ, पड़ोसी को नहीं बताया है, तो जो मेरे पड़ोसी हैं, आई लिव इन अ प्रोटेक्टेड एरिया, वहाँ से या मेरे सिक्योरिटी वालों का फ़ोन आता है, सर आप ठीक हैं, 2 दिन से हमने आपको देखा नहीं। ये भारत में होता है। एक पड़ोसी परेशान है, फिर मुझसे कहते हैं कि आप कल सुबह 8 बजे जा रहे हैं, सर टैक्सी मत लेना, 5 बजे मेरा ड्राइवर छोड़ेगा। मैंने मांगा नहीं है, मैं टैक्सी ले सकता हूँ। तो ये हम लोगों की सभ्यता है, एक दूसरे की मदद करना। किसी को तकलीफ हो सबसे पहले, शायद दुनिया के किसी हिस्से में नहीं, ये कहीं नहीं है। ये भारत, वी आर नॉट इंडिविजुअलिस्ट, वी आर कलेक्टिविस्ट। कहीं भी देखिए, अब होली आ रही है तो वो लठ मार की जो एक परंपरा है कुछ बिहार के हिस्सों में चलती है, छठ पूजा में मैं गया हूँ। आई मीन वी आर एन अमेजिंग पीपल, इतना ही मैं कह सकता हूँ। खाने की बात करो, अब डोसा हैज बिकम द नेशनल डिश इन इंडिया। मैं वहाँ जाता, जब मैं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, अच्छा हमारा एक देश है ना जहाँ पे आप नाम से बता सकते हो वो कहाँ से है। सुब्रमण्यम है तो दक्षिण से, मुखर्जी है तो इधर से, मेरी तरह इधर से है, उधर से। तो अपने बंगाली फ्रेंड्स को मैं क्या बोलता हूँ, भाई आपके पास मुखर्जी भी है, बैनर्जी भी है, चैटर्जी भी है, पर एनर्जी नहीं है आपके पास। मजाक करते हैं हम, एंड वी ऑल टेक इट, वी जस्ट लाफ एट अस। हमारे में ये ताकत है अपने आप पर, क्योंकि हम उन्हीं बंगालियों की कह के तारीफ भी कर सकते हैं कि तुम्हारे ऐसा पढ़ा लिखा कोई नहीं है ना। सबसे ज्यादा वो साउथ में है। मैं तो मजाक में कहता सारा कल्चर आपके पास है, मेरे पास तो एग्रीकल्चर है। पंजाबी अपने लिए ये कहते हैं, बट वी आर वेरी गुड पीपल। पंजाब में मैं जाता हूँ, आई मीन द फर्स्ट थिंग आई गो समवेयर, किसी के घर के किसी टाइम पे, हाँ जी कुछ खाया कि नहीं, शगया कि नहीं। फिर आप गोल्डन टेम्पल में, ये कहाँ परंपरा, 24 घंटे जब भी मैं जाता हूँ तो अमृतसर, आई गो टू द रात के 3 बजे चले जाओ, हाँ, लंगर लगाओ। और मैंने वहां के ग्रंथी से कहा कि भाई मैं बाहर बैठ के सेवा करता, कहते हाँ जूते पड़े उनको साफ कर दे। मैं बैठा हूँ सर एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया, आई हैव पॉलिश शूज सिटिंग ओवर, इतना सुकून मिलता है सर। ये परंपरा है, यू नो। और फिर फाइनली दसम ग्रंथ तो मैं बहुत, यू नो, माई मोटो, उसमें गुरु साहब ने क्या कहा है, देश, पूरा भगवान शिव का है ना, बिफोर सिखी वॉज बॉर्न, देश शिवा वर मोहे आई, शुभ कर्मन से कते ना तरु, अच्छे काम करने से कभी ना हटू। भगवान शिव मुझे ये वरदान, देश शिवा वर मोहे, शुभ कर्मन से कते ना तरु, मत डरो अरसियो जब जाए लड़ूं, जब लड़ने जा रहा हूं सच के लिए डरता नहीं हूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। क्या बात है, क्या बात है, ये गुरु साहब ने हमें कहा। बहुत खूब। और वोरा साहब, इस पूरी लंबी हमारी पॉडकास्ट के आखिर में एक सवाल, आपने इतनी दुनिया देखी, इतने काम किए, इतने लोगों से मिले हैं, 3 ऐसे कौन से लाइफ लेसन आपको लगता है कि जो अगर कोई भी टीनेजर आपके पास आए, आपके बच्चे आए, तो आप उनको 3 चीजें बताना चाहेंगे? मां से धोखा कभी नहीं करते, भारत इज योर मदर, एवरीथिंग यू डू शुड बी फॉर योर कंट्री। सेकंड, अपने आप को झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर आपने आप से सच्चाई छुपाई, भगवान बुद्ध ने कहा था अपने आप से झूठ मत बोलो। मैं सबको बताता हूं, जब भी भाषण देता हूं ना, कहीं जाके संबोधित करता हूं, मेरी 2 सच्चाइयां हैं। पहली सच्चाई, मैं 74 साल का होने वाला हूं। दूसरी सच्चाई, मैं अभी भी वेरी गुड लुकिंग हूं। ये तो हंस पड़ते हैं लोग। और तीसरा, मैं उनको यही कहूंगा कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। मम्मी डैडी ने आपको जन्म दिया है, आपकी आत्मा को एक जिस्म दिया है, आप फैसला करो। समटाइम्स थिंक विद योर हार्ट, फील विद योर माइंड। क्या बात है, क्या बात, उसको जोड़ के फैसला करो। प्राइम मिनिस्टर मन की बात करते हैं, मैं तो दिल की बात करता हूं। यू नो, ये आपका जन्म जो भारत में हुआ है, आपकी लॉटरी लग गई है। बार बार इसी देश में मेरा जन्म हो, यही तो आप भी ये वरदान मांगिए, मैं भी ये मांगूंगा, ये लॉटरी हर साल हर जन्म में मैं जीतूं। आई जस्ट वांट टू से बी प्राउड दैट यू आर इंडियन, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल। भगवान को बोलो थैंक यू भगवान, आपने मुझे इस देश में जन्म दिया है। मैं तो ये मानता हूं कि भगवान भी भारतीय है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत दीपक साहब, और मुझे लग रहा है कि पता नहीं कितना कुछ सीखा होगा लोगों ने आज की बातचीत में, और खास तौर पर जो भारत को लेकर, भारत के भविष्य को लेकर जो आपकी इमोशन है, उसकी तो मैं जितनी तारीफ करूं। और ये इमोशन इसलिए भी खास है क्योंकि आज जैसे मैंने कहा कि इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है कि पहली फुर्सत हमें मिले तो हम देश से बाहर चले जाएं, लेकिन हमारे बीच एक ऐसे शख्स मौजूद थे जिन्होंने शायद पूरी दुनिया देखी थी, जिनके पास ये ऑप्शन था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं भी सेटल्ड हो जाते, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी मातृभूमि भारत को चुना, और आज भी लगातार 74 साल की उम्र में एक्टिव हैं और पूरे देश में घूमकर ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में टेड टॉक के जरिए। बहुत धन्यवाद सर, जितनी आपका मैं प्रशंसा करूं कि आपने वक्त निकाला। हाथ मिला सकता हूं आपसे? बहुत मजा आया, थैंक यू। आपका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। वंदे मातरम।